Good evening, everyone. And let me introduce Mr. Anshul. ठीक है, तो just a brief background about him. He was born in मुजफ्फरनगर यूपी. सुना होगा आप लोगों ने न्यूज़ में, काफ़ी रीजंस की वजह से रहता भी है ना. एंड उसके बाद यूपी पीसीएस एग्ज़ाम के थ्रू उन्होंने क्वालिफाई किया. उससे पहले आईआईटी ग्रेजुएट हैं, सिविल इंजीनियर कानपुर से. एंड डेटा साइंटिस्ट भी रह चुके हैं. देन उसके बाद अब आईआरएस में रहते हुए इन्होंने शायद इम्प्रूव किया, इस बार रैंक 48. ठीक है, तो मे आई रिक्वेस्ट नम्रता मैम टू प्लीज प्रेजेंट दीज बुक्स. एंड थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस. ठीक है, एक बार ताली बजा दो आप लोग. ओके ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं सर को देता हूँ. एंड वो अपनी जर्नी के एक्सपीरियंसेस से लेके सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे, बी इट रिगार्डिंग ऑप्शनल सोशियोलॉजी एंड क्या चीज़ें इम्प्रूव कर दी हैं, है ना, सक्सेसिव मेंस में, प्रीलिम्स में क्या चीज़ आप उनसे सीख सकते हो. ठीक है. I am from IIT Kanpur, civil engineering graduate. So I started my preparation somewhat in Corona time. So I was looking to do coaching at that point of time, but I remember most of the coaching were closed at that point of time. So I started my preparation on my own. In 2020, I gave my first attempt. Could not qualify prelims in that. In 2021, second attempt, I qualified prelims, gave mains, but I think I missed the cutoff by approximately 30 marks. In 2022, again, I went on till interview. I was allotted IRS IT, 618 rank. So I did not join that service. So I'll discuss why I have not joined that service later on. And in 2023 attempt, I had achieved 48 rank. So and I'm likely to be allotted IES. So the journey ends here. So that is something about me, what I have done and what I have achieved. So the major thing which I would like to discuss starting is your options. What are options available to you? सो हम लोग क्या करते हैं ना कि सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो इस पे रहता है कि हमारा प्लान ए क्या है. हम लोग मतलब बहुत ही एस्पिरेशंस लेके आते हैं कि यूपीएससी क्लियर हो ही जाएगा. बट अगर मैं बोलूं कि एक वर्ड यूपीएससी को डिस्क्राइब कर सकता है तो वो सिर्फ अनप्रिडिक्टेबलनेस है. सो आपको नहीं पता इस पेपर में क्या आएगा. अभी आई थिंक 1 मंथ सिर्फ बचा है प्रीलिम्स को. तो किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, सी सैट का क्या लेवल आएगा. आप जीएस में जो आपने जो पीटी 365 अभी सब पढ़ रहे होंगे, मंथली मैगजीन सब पढ़ रहे होंगे, उसमें से कुछ आएगा भी या नहीं आएगा. आई थिंक बहुत टाइम लगता है पीटी 365 पढ़ने में भी. तो यही सबके मन में रहता होगा, इसको पढ़ें ना पढ़े. एक क्वेश्चन आया है कभी. आई रिमेंबर 2022 अटेम्प्ट में सिर्फ एक क्वेश्चन आया था, मियावाकी टेक्निक. तो वो ऐसी चीज़ थी कि जो सबको पता था. और लेकिन अब जो क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जा रहे हैं, जैसे आप देखोगे कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रिपोर्ट्स जिसके बारे में कहीं पढ़ा भी नहीं होगा और मतलब हम जानते भी नहीं होंगे इसको. तो इस चीज़ के लिए मेरे को लगता है कि एक प्लान ए तो होना ही चाहिए हमारे पास. तो वो तो है ही हमारे पास जो यूपीएससी है. इसके साथ साथ प्लान बी भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो प्लान बी में आपका क्या क्या आ सकता है, तो ये हम लोग पहले डिस्कस करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ थिंग है जैसे स्टेट सिविल सर्विसेज. सेकेंड एग्जाम जो आप देख सकते हैं वो आरबीआई ग्रेड बी. ओके, तो ये दो एग्जाम जो हैं मैंने अपने प्लान बी बनाए थे फ्रॉम स्टार्टिंग ऑनवर्ड्स. सो आई हैव गिवन दीज एग्जाम्स इन माय 2021 अटेम्प्ट एंड 2022 अटेम्प्ट. तो 2021 attempt में that was my first attempt in state civil services and I was lucky enough to get through it and I scored 49th rank in that exam and was allotted SDM in UP. So इससे क्या हुआ कि 2021 से 2020 से 2021 एक साल का गैप है. उस समय मैंने पूरी अपनी कोचिंग कर ली थी कंप्लीट.
और जितना कंटेंट था वो रिवाइज कर लिया था। जैसे आपका भी यहाँ पे 1 साल का प्लान पीरियड होगा अभी, तो 1 साल आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके बाद क्या, अभी सब हैं साथ में, फ्रेंड्स वगैरह हैं, तो थोड़ा दिल लग जाता है। लेकिन जब आप 1 साल के बाद प्रिपरेशन शुरू करोगे, अकेले होगे उस टाइम पे, तो आपको लगेगा कि सक्सेस नहीं मिल रही है। तो बहुत, आई थिंक डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ इश्यूज, ये बहुत कॉमन चीज़ है जो यूपीएससी एस्पिरेंट में आजकल होती हैं। कि अगर आपको, आई थिंक एक इंटरमीडिएट सक्सेस मिलना बहुत ज़रूरी है जो आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करे। तो जैसे 2021 में आई वॉज ऑलरेडी एसडीएम इन उत्तर प्रदेश। तो उससे क्या हुआ कि एक एग्ज़ाम क्लियर हो गया, इतना कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। तो जितना ज़्यादा अगर आप अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकते हो इस एग्ज़ाम को देके, तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा मेरे अकॉर्डिंगली। तो जैसे आप लोग एमपी में हैं तो एमपी पीसीएस को टारगेट कीजिए, ठीक है। हर, मैं बोलूँगा कि आप जैसे अगर कोई भी एग्ज़ाम ये क्वालिफाई कर लेते हैं, तो क्या होता है ना, गवर्नमेंट जॉब्स में जनरली एक प्रोविज़न होता है कि आप एक्सटेंडेड लीव ले सकते हो कि एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद, ठीक है। तो अगर आप ये क्वालिफाई कर लेते हैं तो एक चीज़ तो आपके पास ऑलरेडी है, तो और ये आप इसको ईज़िली फिर टैकल कर सकते हो। तो मेरा रिकमेंडेशन सबको यही रहेगा कि मतलब सिर्फ एक चीज़ पे ना स्टिक हो के आप मल्टीपल एग्ज़ाम्स दीजिए। आरबीआई ग्रेड बी के बारे में मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा डिफरेंट सिलेबस है, बट बिलीव मी, ये इस एग्ज़ाम को मैंने सिर्फ 1 हफ्ते में प्रिपेयर किया था और ये डुएबल है, ठीक है। इसके 2 पेपर्स आई थिंक एग्जैक्टली हमारे जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के पेपर है उसके जैसे होते हैं, और एक पेपर आई थिंक थोड़ा डिफरेंट है जिसमें अकाउंटेंसी वगैरह आती है, वो आप यूट्यूब से देख के आई थिंक मैनेज कर सकते हो, इतना तो सब कर सकते हैं। तो इसमें आई कुड नॉट क्वालिफाई, आई गेव 1 अटेम्प्ट। मैं इंटरव्यू स्टेज तक गया था इसमें, तो इंटरव्यू दिया था मैंने इसमें। आई थिंक अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, और ये बहुत अच्छी जॉब है अगर आप मतलब एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हो सिविल सर्विस। तो टॉक के स्टार्टिंग में ही मतलब ऑल्टरनेटिव क्यों, है ना, तो हम यहाँ तो मोटिवेट होने आए यूपीएससी के लिए, बट ये मतलब ये रियलिटी है, आप मान के चलिए कितना ज़्यादा कंपटीशन है। 15 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, उसमें से टॉप 80 को आप देखेंगे आईएएस अलॉट हो रहा है। अगर आपको जनरली आईपीएस भी अलॉट हो जाता है तो आप अगला अटेम्प्ट दोगे, सेटिस्फाइड नहीं होगे। कुछ लोग हो जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, तो लेकिन मोस्ट ऑफ हम सबके साथ हमारे यही केस है। और इस, जब तक हमारे अटेम्प्ट बढ़ते जाते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट, फिफ्थ अटेम्प्ट, तो आप मान के चलिए आपका कॉन्फिडेंस उतना ही लूज होता जाएगा इस एग्ज़ाम में कि क्यों नहीं हो रहा है। तो इसीलिए आपकी ये इंटरमीडिएट सक्सेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मैटर करती हैं। आप बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं कि जो लोग स्टेट सिविल सर्विसेज में हैं और उन्होंने ये एग्ज़ाम निकाला है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं ही हूँ आज आपके सामने। तो आई वॉज अंडर ट्रेनी इन स्टेट सिविल सर्विसेज व्हेन आई गेव माई मेंस एज वेल एज माई प्रीलिम्स पेपर। सो सब आई थिंक मैनेज हो जाता है, आप एक्सटेंडेड लीव ले सकते हो। जैसे जब प्रीलिम्स हो गया तो मेंस के लिए मैंने 3 मंथ्स की लीव ले ली थी, उसके बाद दोबारा ज्वाइन कर लिया था। तो इससे क्या होते हो कि आप एक तो एक चीज़ जो मेरे को लगती है कि अगर आपके पास 24 आवर्स हैं पढ़ने के लिए, तो यू टेंड टू वेस्ट मोर टाइम। तो ये मेरे साथ प्रॉब्लम है, आई थिंक और लोगों के साथ भी बहुत ये भी प्रॉब्लम होगी। आप एक चीज़ को बहुत ज़्यादा पढ़ते हो, ठीक है, एक चीज़ जो 1 घंटे में समझ आ सकती है, हम उसको 4-4 घंटे लेके बैठे रहते हैं। दूसरा कि अगर जैसे मैं जॉब कर रहा हूँ एक, तो मैंने अपना टाइम कैसे मैनेज किया है उसमें। सो जनरली मेरी 10 to 5 जॉब थी, तो उसके बाद मैंने सिर्फ अपने 5 to 6 आवर्स निकाले हैं इस एग्ज़ाम के लिए, और 5 to 6 आवर मैंने बहुत ही डिलीजेंटली प्रिपेयर किया है। तो जितना कम टाइम होता है आपके पास, इन माय ओपिनियन आप उतने ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हो, ठीक है। प्लस मैं आपको बोलता हूँ कि आप फाइनेंशियली भी थोड़े स्ट्रांग बनेंगे, क्योंकि 1-2 साल के बाद आपको भी लगने लगेगा आप कमा नहीं रहे हैं और ये मतलब एज आ गई है। तो आप अगर इन एग्ज़ाम्स को अगर आप क्लियर कर रहे हैं तो आपके पास एक फाइनेंशियल बैकअप भी होगा। दूसरा, आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप लोगों से मिलोगे, सेम माइंडेड लोगों से मिलोगे अपनी जॉब पर, और जिससे क्या होगा कि आप कभी जो लोनलीनेस फील होती है ना हमें कि इस एग्ज़ाम के दौरान कि हम बिल्कुल आइसोलेट हो जाएं पूरे वर्ल्ड से, तो वो चीज़ थोड़ी चली जाएगी इसमें।
और हाँ, ये मेरा बहुत सजेशन है आपको कि इस एग्ज़ाम को कभी भी एकदम आइसोलेशन में मत प्रिपेयर करें। ऐसे मत प्रिपेयर करें कि बस मैं ही प्रिपेयर कर रहा हूँ और किसी के साथ डिस्कशन नहीं है, कुछ फ्रेंड्स नहीं। ज़रूरी नहीं है कि आपके यही वाले फ्रेंड्स हो जो आपकी कोचिंग में, आपके स्कूल वाले फ्रेंड्स हो सकते हैं, जॉब वाले फ्रेंड्स हो सकते हैं, कॉलेज वाले फ्रेंड्स हो सकते हैं। तो मेक इट अ पॉइंट, डू टॉक टू देम। एक तो आपका ऐसा ज़रूर एक ना एक फ्रेंड होगा जिसको आप सब बता सकते हो। तो आजकल आई थिंक ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ रहें। मैं अपनी फैमिली के साथ ही रहता था, तो ऐसे इशू मेरे पास साथ आया नहीं, बट आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हु आर फेसिंग दिस इशू टुडे। तो अब जो इसमें कंटेंट, एक बेसिक क्वेश्चन मैं डिस्कस कर देता हूँ। ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि आपको आप कोई भी स्टेज पे हो, आप कोई भी अटेम्प्ट पे हो, ये चीज़ ही आपको मोटिवेट करके रखेगी। अगर आप इसमें क्लियर हो कि वाई आईएएस, ठीक है। बहुत से टॉपर्स का और आप मेरा भी अगर इंटरव्यू देखेंगे तो उसमें एक बहुत प्री फैब्रिकेटेड आंसर मिलेगा कि इस एग्ज़ाम में ये है और रिस्पेक्ट है, बहुत फाइनेंशियल और मॉनेटरी बेनिफिट है, और बाकी आपको बहुत सारे रीज़न मिलेंगे। लोग डाइवर्सिटी बोलते हैं और कुछ कुछ बोलते हैं। तो अ, आप जो आपके मन में किस लिए आप बनना चाहते हो, तो जैसे रिस्पेक्ट एक रीज़न हो गया, फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाता है आपको ये, डाइवर्सिटी है, और ऐसे एन नंबर रीजंस होंगे आपके पास जिसकी वजह से ये एग्ज़ाम हम क्लियर करना चाहते हैं। तो आईएएस किस लिए बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो इसी चीज़ पे क्लियर हो सकते। जो मेरी अपनी थ्योरी है कि, और मेरे को लगता है वो सबको होगा, कि इसमें कितने भी आप रीज़न, 100 रीज़न डाल दो ना, तो हर एक बंदा चाहता है कुछ ना कुछ 100 रीज़न उससे वो रिलेट करता है कि उसको अथॉरिटी पावर भी चाहिए, रिस्पेक्ट भी चाहिए, फाइनेंशियली स्ट्रांग भी चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर कोई बोलता है कि उसको अथॉरिटी पावर सिर्फ इसमें नहीं चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप से झूठ बोल रहा है। ठीक है, तो ये आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। इनकी वेटेज मैं कह सकता हूँ कि कुछ डिफरेंट हो सकती है, कि आप किसी को रिस्पेक्ट ज़्यादा चाहिए होगी, किसी को ये ज़्यादा चाहिए होगा, किसी को डाइवर्सिटी ज़्यादा चाहिए। जैसे बहुत से लोग कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से आते हैं, डाइवर्सिटी ज़ीरो है वहाँ पे, यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत है। कुछ लोग बहुत आई थिंक डाउन ट्रोडन रूरल फैमिली से आते हैं, उनके लिए रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी चीज़। ठीक है, कोई बहुत फाइनेंशियली नहीं है अच्छा, अब आपको मानना पड़ेगा ये टॉप गवर्नमेंट जॉब है, तो आपको बहुत रिस्पेक्ट, फाइनेंशियली भी आप काफ़ी स्ट्रांग होंगे। तो एन नंबर ऑफ रीज़न, आप इसको नोट करके रखें, हमेशा देखते रहें इसको जब भी आप डीमोटिवेटेड फील करें, और आप इस चीज़ में कभी अपने आप से लाए मत करना। हमेशा बोलना, अगर आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा रहा है तो आई थिंक आपको बोलना चाहिए जो आपके एक्चुअल रीजन से। सो इस क्वेश्चन के बाद हम लोग चलते हैं कंटेंट पार्ट पे, जो सोर्सेज हैं इंपॉर्टेंट इस एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग अभी फर्स्ट, ये अभी जस्ट ज्वाइन किया है? जस्ट ज्वाइन, ओके। सो सोर्सेज, इन माय ओपिनियन, आप अपना जो आपने कोचिंग वालों से भी पूछा होगा, आप इननंबरेबल सोर्सेज हैं मार्केट में अवेलेबल, और मुझे जो पर्सनली लगता है कि हर एक सोर्स बेस्ट है अपने आप में, और उसका कंटेंट आप देखोगे, एक सोर्स को दूसरे सोर्स से कंपेयर करोगे तो 10% का फ़र्क आ सकता है, कि 10% आपको इन्फॉर्मेशन इसमें कम मिले, इसमें ज़्यादा मिले, लेकिन मोर और लेस अगर हम देखें तो मेजॉरिटी ऑफ दी सोर्सेज हमारे बिल्कुल सेम ही होते हैं। तो सोर्सेज हम स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स, जो मेरे को लगता है सबसे इम्पोर्टेंट है। सो दो मेजर न्यूज़पेपर्स जो हम लोग बताते हैं कि इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू। सो मैंने एक्चुअली दोनों पढ़े हैं। इनिशियल फेज में मैंने द हिंदू पढ़ा है, और टूवर्ड्स 2022 मैंने इंडियन एक्सप्रेस स्टार्ट किया है पढ़ना। सो आई वुड पर्सनली रिकमेंड यू ऑल टू रीड इंडियन एक्सप्रेस। इसका मतलब एक बहुत अच्छा रीज़न है कि जिस लेवल का अभी GS3 पेपर आ रहा है, और जिस लेवल का अब आई थिंक GS1 आना शुरू होगा अगले साल से, क्योंकि आपने जनरली मार्क्स देखे होंगे इस बार दोनों के एवरेज बहुत कम है। सो आई थिंक इंडियन एक्सप्रेस इज़ अ वेरी गुड पेपर फॉर GS3।
तो क्यों इतना अच्छा है कि इसमें जो एक्सप्लेन्ड सीरीज आती है इन माय ओपिनियन, ये आपको मेरे ख्याल से बहुत डिलीजेंटली इसको स्टडी करना चाहिए। आई थिंक अगर आप देखें कि 2022 में एक क्वेश्चन आया था जेम्स वेब टेलीस्कोप पे, वो पूरा इसके एक्सप्लेन सेक्शन में था। 2023 में एक्चुअली पूरा क्वेश्चन था इसमें, आई थिंक स्टिल आई रिमेंबर के आर्टिकल का था जेम्स वेब टेलीस्कोप वर्सेस इट्स प्रेडिसेसर्स। यहाँ पे जैसे हबल टेलीस्कोप की बात हो रही है और सेम ही क्वेश्चन आया था इस बार 2023 में। अगर हम साइंस एंड टेक की बात करें एक्सप्लेन सीरीज में, हम देख सकते हैं कि चंद्रयान पे क्वेश्चन था, चंद्रयान, और इसमें इसके पेलोड्स के बारे में भी डिस्कशन था और एग्जैक्टली यही क्वेश्चन हम देखते हैं कि इस बार भी हमारा मेंस में आया था। मोर इम्पॉर्टेंट कि द हिंदू मेरे को थोड़ा द ओपिनियन बेस लगता है, तो द ओपिनियंस आई थिंक आप तब बना सकते हैं जब आप थोड़ा इंटरव्यू स्टेज पर हैं और थोड़ा लेटर स्टेज पे हैं। आप मेंस के लिए भी थोड़ा बहुत रेफर कर सकते हो। स्पेशली इसका मैंने जो एसएनटी सेक्शन आता था संडे में, सो वो बहुत अच्छा है। तो आपको पूरा न्यूज़पेपर ना पढ़ के अगर आप इसका सिर्फ एसएनटी सेक्शन पढ़ रहे हो और इसका एक्सप्लेन्ड सेक्शन पढ़ रहे हो तो आई थिंक वो बहुत इफेक्टिव है। आप यूट्यूब पे जाइए, अगर इनिशियली आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है न्यूज़पेपर पे, यूट्यूब पे जाइए, रोज एनालिसिस देखिए, तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो उसी से बिल्ड होगी अगर आप एनालिसिस रोज देख रहे हैं यूट्यूब पे। सो इनिशियली मैं बोलूँगा जैसे हम कोचिंग कर रहे होते हैं तो इनिशियली इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ कमिंग इन द न्यूज़। तो उसके लिए यही है कि आप जब अपना एक बार सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लेंगे, एक बार आपको पॉलिटी, साइंस एंड टेक, इन सब की थोड़ी बेसिक एक फाउंडेशन नॉलेज हो जाएगी और आप रोज़ एक एनालिसिस देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो आई थिंक आपको बहुत मज़ा आएगा फिर न्यूज़पेपर पढ़ने में। ये आपकी मतलब फेवरेट एक्टिविटी बन जाएगी इसके बाद। सो सोर्सेज को थोड़ा जल्दी करते हैं हम लोग। सो सोर्सेज को मैं कैसे आपको बताने वाला हूँ, आपको मैं मेंस के पर्सपेक्टिव से सोर्सेज बताने वाला हूँ, मेंस का जो सिलेबस है। तो अगर हम बात करें GS1 की, तो GS1 में जो हिस्ट्री पार्ट है, ओके मैं डिक्टेटिंग, जो हिस्ट्री पार्ट है GS1 में, तो उसमें अगर हम देखें तो मैंने स्पेसिफिकली NCERT पे फोकस किया है और वो भी तमिलनाडु NCERT पे मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया है उस पर। तो तमिलनाडु NCERT को मैंने 3-4 बार पढ़ के खुद के नोट्स बनाए हैं। तो ऐसे मैंने हिस्ट्री कवर करी है, एंशियंट मेडिवल बोथ। इसके अलावा एंशियंट आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर के अगेन बहुत सारे सोर्सेज हैं, सब कोई कुछ बताता है कोई कुछ बताता है। तो मेरे को जो सोर्स सबसे अच्छा लगा वो है एक टॉपर के नोट्स हैं, टॉपर बाय द नेम ऑफ मनोज जिंदल सर। सो ही वाज रैंक आई थिंक 54। सो आपको उनके नोट्स मिल जाएंगे, आई थिंक बहुत क्रिस्प नोट्स हैं। सो ये सोर्स मैं आपको ज़रूर बोलूँगा आपके लिए, बोथ मेंस और प्रीलिम्स के लिए। ये ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, आई थिंक 60 पेजेस के नोट्स हैं इसमें, तो आप उनके आई थिंक टाइप नोट्स हैं, तो आप उसको प्रिपेयर कर सकते हो। प्रीलिम्स के लिए आई थिंक वेरी गुड, और मेंस के लिए भी आपको इसमें बहुत अच्छा कंटेंट मिल जाएगा आर्ट एंड कल्चर के लिए। बाकी अगर मैं कुछ यहाँ पे मिस कर रहा हूँ तो वो मैंने विजन वैल्यू एडेड मटेरियल से पूरा करा है, तो आप उसको मतलब वो बाय डिफ़ॉल्ट अगर कोई छोटे छोटे टॉपिक रह जाते हैं तो विजन वैल्यू एडेड मटेरियल आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको कर सकते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री अगेन मैंने विजन वैल्यू एडेड मटेरियल से ही किया है। इसके बाद जो मेजर पार्ट है वो है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए आप बेसिक सब बताते हैं, 4 आप NCERT की बुक्स ले सकते हैं और इसके अलावा GC लियोंग आप थोड़ा बहुत रेफर कर सकते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी वाला पार्ट बस। सो आई थिंक 4 NCERT प्लस सम GC लियोंग। सिर्फ आप मैं GC लियोंग पूरा रेफर करना नहीं चाहिए, इसमें सिर्फ जियोमॉर्फोलॉजी के लिए आप रेफर कर सकते हैं। जैसे इस बार भी जॉर्ड वाला क्वेश्चन आया था, NCERT में सिर्फ कहीं नहीं लिखा था, सिर्फ एक डायग्राम के ऊपर एक लेबल था कि ये जॉर्ड होता है। आप GC लियोंग में आई थिंक अच्छा पढ़ सकते हैं वो जियोमॉर्फोलॉजी और स्ट्रक्चर्स में। इसके बाद आई थिंक
जो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हो रहा है इस बार सोसाइटी। तो अगर हम GS1 का सिलेबस देखें तो सोसाइटी में अगर हम देखते हैं तो 100 मार्क्स का सिलेबस आता है। सो 100 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं। आई थिंक इस बार तो आई थिंक 110 और 120 था। सो सोसाइटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसको मतलब हमें जनरली लगता है कि सोसाइटी के बहुत जनरल GK टाइप है, तो इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। प्लस जिस टाइप के क्वेश्चंस इस बार आजकल सोसाइटी में आ रहे हैं, अगर आपने देखा होगा कि एक क्वेश्चन था ये, कास्ट इज बोथ अ डायनामिक एंड स्टैटिक इंस्टीट्यूशन। आई थिंक इस यही क्वेश्चन था। कमेंट। सो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, ये देखने से हमें बहुत इजी लग रहा है। अगर मैं आपको डिफरेंस के तौर पे बताना चाहूँ कि हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या लिखेंगे, हम लोग इसमें लिखेंगे कि क्योंकि इनकम लेवल इंक्रीज हो रही है तो कास्ट फ्लूइड हो रही है, कास्ट आइडेंटिटी लोग जैसे सिटीज़ में कास्ट को नहीं मान रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक GS स्टूडेंट ये लिख सकता है इस क्वेश्चन में कि कास्ट डायनामिक इसलिए इनकम लेवल, एजुकेशन लेवल, सोशल लेवल भी थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है। स्टैटिक किस लिए है कि एक GS का जनरल जनरल स्टडीज़ का स्टूडेंट क्या लिखेगा, स्टैटिक इसलिए क्योंकि मैरिज भी इसीलिए हो रही है, ठीक है। बट आई थिंक सो इस बार का मार्किंग पैटर्न देख के मेरे को लग रहा है कि थोड़े जनरल आंसर्स में मार्क्स नहीं दिए गए हैं। इस बार आप एवरेज GS1 का अगर देखोगे तो बहुत लो गया है। लोगों को जिन्होंने 110 115 लास्ट ईयर स्कोर किया था, इस बार 85 80 75, इवन आई हैव सीन 65 अमंग रैंकर्स। तो बहुत कम इसमें आई थिंक मार्किंग हो रही है, और आई थिंक ये ट्रेंड कंटिन्यू होगा क्योंकि GS3 का भी हमने देखा है कि बहुत बुचर मार्किंग होती है। तो आई थिंक इसका भी ट्रेंड कंटिन्यू होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आप क्या कर सकते हो, तो आई थिंक दो टाइप के लोगों ने बहुत अच्छा स्कोर किया है GS1 में इस बार। तो दो टाइप के लोग हैं, वो एक तो ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले और एक है सोशोलॉजी ऑप्शनल वाले। एक सोशोलॉजी स्टूडेंट इस आंसर को आई थिंक आप जैसा लिख रहे हो थोड़ा सा अलग लिखेगा। वो क्या करेगा, इसको बहुत ज़्यादा सब्सटैंशिएट करेगा विद एग्जाम्पल्स, विद लॉट्स ऑफ थिंग्स। जैसे हम लोग जैसे सोशोलॉजी में अगर कोई है तो यहाँ पे उन्होंने पढ़ा होगा तमिलनाडु में एक कास्ट होती है, अय्यर्स एंड अयंगर्स होते हैं। तो उनमें मोबिलिटी हमें कैसे दिख रही है, तो ये बेसिक बहुत सारी स्टडी है। वो हम लोग यूज़ करेंगे, द कॉन्सेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन आ रहा है। तो ये अगर आप टर्म यूज़ करते हैं, डेफिनेटली आई थिंक आपको सोसाइटी में थोड़े ज़्यादा एज मिलेगा और ज़्यादा आपको मार्क्स फेच कर पाएंगे। तो एक जनरल जिसकी सोशोलॉजी ऑप्शनल नहीं है तो वो क्या करे इसमें, तो आप क्या कर सकते हैं कि एक आप सोशोलॉजी का एक आप सिलेबस के टॉपिक्स प्रिंट करवा लीजिए, ठीक है। तो उसमें बेसिकली टॉपिक ऐसे होंगे कि मैरिज, देन ट्रेडिशन, ट्राइब्स, कास्ट, रिलीजन, सोशल चेंज। तो जनरली ब्रॉड आपके ऐसे थोड़े बहुत टॉपिक्स रहेंगे। तो आपको इस पे क्या करना है कि इस पे ना इंडिया स्पेसिफिक 2-3 एग्जाम्पल्स आप याद कर सकते हैं इस पे, हर टॉपिक पे जो सोशोलॉजी में दिया हुआ है। तो आप उस पे स्पेसिफिक 2-3 आप इंडियन एग्जाम्पल्स याद कर सकते हैं। जैसे इस बार कास्ट पर आ गया, मे बी अगले साल वो पूछ लें कि ट्राइबल आइडेंटिटी कैसे चेंज हो रही है GS1 में, क्योंकि ये है तो बहुत जनरल स्टडीज़ का टॉपिक, लेकिन इसमें आपको मतलब स्टडी करना पड़ेगा कि ट्राइब्स कैसे कैसे चेंज हो रहे हैं। जैसे एग्रीकल्चर की वजह से ट्राइब चेंज होते हैं क्योंकि उनकी ऑक्यूपेशन खत्म हो रही है, तो एग्रीकल्चर में वो जब आ रहे हैं तो वो एग्रीकल्चर क्लास बन जाते हैं। तो ऐसे आपको एग्जाम्पल्स एक दो याद करने पड़ेंगे। इसके लिए आप कोई भी अपने सोशोलॉजी ऑप्शनल का अगर आपका कोई फ्रेंड है उससे हेल्प ले सकते हैं। अदरवाइज आई विल अपलोड दिस इन माई चैनल ऑल्सो। तो सो GS1 हमारा कंप्लीट हो गया है। सो GS2 के लिए, GS2 के लिए एज सच आप सबको पता है कि क्या हमें ये करना है, पॉलिटिकली लक्ष्मीकांत पढ़नी है, और जो लास्ट वाला टॉपिक है सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस, और हाँ, और गवर्नेंस। सो ये जो टॉपिक है, जो मैंने सोर्स रेफ़र किया है वो है इसमें PT 365।
एंड मेंस 365। मैंने इन पे कम्प्लीटली रिलाई किया है इंटरनेशनल रिलेशन सेक्शन के लिए। इसके लिए अगेन वैल्यू एडेड मटेरियल ऑफ विजन आईएएस, इसके लिए अगेन वैल्यू एडेड मटेरियल ऑफ विजन आईएएस। जो भी मैं अभी आपको कंटेंट बता रहा हूँ दैट इज़ नॉट सफिशिएंट। मैं इसको वैल्यू एडिशन कैसे करेंगे इसको मैं थोड़ा आगे बताऊंगा कि आप वैल्यू एडिशन कैसे करोगे, बिकॉज इस अटेम्प्ट में लास्ट अटेम्प्ट के कंपैरिजन में मैंने एक ही चीज़ करी है जो है वैल्यू एडिशन ऑफ द कंटेंट, एनरिचमेंट ऑफ द कंटेंट। तो मैं आपको थोड़ा और बताऊंगा बाद में इसको कैसे करना है। GS3 में अगर हम आ जाते हैं तो GS3 में ये एक ऐसा पेपर है कि इसका मतलब मेरे को कभी सिलेबस अच्छे से समझ नहीं आया है। इतना वास्ट, इतना डिस्क्रीट सिलेबस, कुछ कंटिन्यूड नहीं है, तो आपको बहुत चीज़ें इसमें पढ़नी पड़ेंगी। तो नॉर्मली मैंने जो इसमें किया है वो है जनरली विजन आईएएस का वैल्यू एडेड मटेरियल पूरे GS3 के लिए मैंने रेफ़र किया है। एंड आई थिंक लास्ट 2 ईयर से मेरे आई थिंक अबव एवरेज मार्क्स आ रहे हैं इसमें। लास्ट ईयर आई हैव स्कोर्ड 92 एंड दिस ईयर 95। सो आप अगर बाकियों के मार्क्स देखें तो आई थिंक बहुत सप्रेस है ये भी। तो आप कोई भी आप मटेरियल यूज़ करें, आई हैव यूज विजन आईएएस वैल्यू एडेड मटेरियल, बट इसमें कैसे स्कोर करते हैं अगेन आई विल कम बैक टू दिस। GS4 DK बालाजी बुक। बहुत से लोग लेक्सिकन भी फॉलो करते हैं। आई थिंक मैंने थोड़ा उसका प्रीफेस और ऊपर ऊपर से पढ़ा है, तो दैट इज़ एन इक्वली गुड बुक। बट DK बालाजी में मेरे को ऐसा लगता है कि थ्रू इलस्ट्रेशंस बहुत अच्छा समझाया हुआ है। तो ये जनरली ये इससे मैं बहुत डरता था ये GS4 पेपर से, बिकॉज आई एम नॉट एन ह्यूमैनिटीज़ पर्सन टू राइट अ लॉट ऑफ लॉन्ग एंड लॉन्ग पैराग्राफ्स। सो GS4 में I think I have scored improved my score the most. So I had scored this time 132 marks in GS4. So रैंक भी आई थिंक आपका GS4 और GS2 ही लाएगा जिस हिसाब से अभी ट्रेंड चल रहा है। सो आई थिंक यू शुड फोकस मोर ऑन दिस। आप कोई भी मटेरियल पढ़िए इस पे, बट अगेन वैल्यू एनरिचमेंट पार्ट आई विल टेल यू लेटर ऑन। So this is my mark sheet. GS1 100, GS2 119, 95, GS4 आई थिंक ये काफ़ी इम्प्रूव किया है मैंने। सोशोलॉजी 147 और इसमें पेपर 2 108, टोटल 815 एंड पर्सनालिटी टेस्ट ओके। सो आपने बहुत से टॉपर से पढ़ा होगा आई थिंक, जो हम 4-5 साल से सुनते आ रहे हैं कि जनरली आपका ऑप्शनल आपको सिलेक्ट कराता है। सो ऐसा इन माय ओपिनियन अब नहीं रह गया है। आप कितने कम लोगों को जानते होंगे जिनके 300 से अबव ऑप्शनल में मार्क्स आए हैं। सो द प्रैक्टिकल वे इज़ टू इम्प्रूव दीज सेक्शंस। तो जो हमारा कंपलसरी है आप उसको बहुत इम्प्रूव करके रखें। तो जैसे लास्ट ईयर टोटल मेरे 395 मार्क्स थे, वो 435 मार्क्स तक इस बार चार GS पेपर में इम्प्रूव हुए हैं। सो लास्ट ईयर के भी मैं मार्क्स बता देता हूँ आपको। एसए में आई हैव स्कोर्ड 100, GS1 में 94, GS2 में 112, GS3 92, GS4 98, Sociology 148, Sociology 2 137 and Personality Test 165. तो लास्ट ईयर माई टोटल वॉज 938। और उसके अगर हम लास्ट ईयर देखें 2021 में आई डेंट गिव द पर्सनालिटी टेस्ट, तो उसका माइनस कर दें तो 815 इधर था, 772 एंड लास्ट टू लास्ट ईयर था 672। सो आप ये इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं। तो ये 100 मार्क्स का इम्प्रूव है 72 में, एंड देन 50 मार्क्स का और इम्प्रूव है कंजिकेटिव साल। तो 2 साल में मैंने कंपलसरी पेपर्स में मतलब हमारे नॉर्मल पेपर्स में 150 मार्क्स इंक्रीज किए। तो ये इम्प्रूवमेंट आप मेरी तरह गलती करके सीख सकते हैं, या फिर मैं आज आपको बताऊं और फॉलो करें तो आप अभी भी सीख सकते हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं प्रीलिम्स का। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। आज की ये पीपीटी और मेरे नोट्स वगैरह हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सब अपलोड कर दूँगा। सो जो सबसे मेरे को लगता है तीनों स्टेजेस में जो सबसे ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल नेचर का कोई पेपर है तो ये प्रीलिम्स है। आज भी अगर कोई ऐसा क्लेम करता है कि ये क्वेश्चन आ जाएगा और इसको इस सोर्स को पढ़ लीजिए इससे क्वेश्चन आ जाएगा, तो ऐसा किसी को नहीं पता है कि कौन से सोर्स से कहाँ से कोई क्वेश्चन आ जाए।
और हमें पता भी नहीं होता है क्या करेक्ट है क्या गलत है। जैसे लास्ट ईयर का पेपर आया है, उसमें जनरली ऐसे ऑप्शन थे, ओनली वन करेक्ट, ABCD, ओनली टू करेक्ट, ओनली थ्री करेक्ट, नन ऑफ देम इज करेक्ट। ओके, अब यूपीएससी ने आंसर की निकाली है दैट ऑप्शन 2 इज करेक्ट, उसमें है ओनली 2 इज करेक्ट, देन विच 2 आर करेक्ट हमें ये भी नहीं पता है अभी। तो जनरली ये मतलब इतना डाइसी ही होता जा रहा है। और आप बिलीव करिए कि इस बार भी यही आना है, ओनली वन करेक्ट, ओनली टू करेक्ट। मे बी इस बार कुछ नया इनोवेशन आ जाए, तो इससे आप मान के चलिए कि पेपर हमेशा अनप्रडिक्टेबल हार्ड आएगा ही। तो उस चीज़ के लिए हमें हमारे को मेंटल प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा करनी है। सो जैसे आई रिमेंबर, और ये पेपर आपको ये नहीं पता होगा कि आपने इतनी 6 महीने मेहनत करी है, 8 महीने मेहनत करी है, तो आप क्वालिफाई कर पाओगे नहीं कर पाओगे, कुछ हम नहीं बता सकते। जैसे लास्ट ईयर आई थिंक 22 मई को यूपीएससी का रिजल्ट आया था, एंड आई थिंक 28 मई को प्रीलिम्स का पेपर था। तो आई हैड स्टडीड ओनली दी, ये जो इसके बीच में गैप है 23-24, सिर्फ 5 डेज। उससे पहले मैं ट्रेनिंग कर रहा था एसडीएम के लिए, और मैंने सिर्फ 5 दिन ये इस पेपर को दिए थे। और आई हैड और ये पेपर देने के बाद 28 मई को मैं आया और मैंने देखा कि मेरा नहीं हो रहा है, मतलब मेरे को लग गया था, मैंने आंसर की नहीं देखी थी। आंसर की देखने का कुछ फ़ायदा भी नहीं है इन माय ओपिनियन। आपने देखा होगा कि मतलब ओनली कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की भी आंसर की बहुत गलत हो रही हैं, तो कुछ फ़ायदा नहीं है इसका आंसर की भी देखने का। मुझे लग रहा था कि नहीं होगा, 12 जून को पता चला कि हो गया किसी तरह। तो आप मेरी प्रीलिम्स की मार्कशीट देखोगे तो उसमें आई थिंक GS1 में 92 नंबर है, एंड डिस्पाइट बीइंग फ्रॉम आईआईटी आपको मेरे सीसैट के नंबर अगर देखोगे तो सिर्फ 71 है। सो सीसैट इतना डाइसी है कि मतलब इसको कोई आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। तो जनरली क्या होता था कि आई एम गुड इन मैथमेटिक एंड रीजनिंग, तो पिछले 2-3 सालों से मैंने मैथ्स और रीजनिंग पे ही फोकस किया है कम्प्लीटली। और मैं बिना प्रैक्टिस करके अटेम्प्ट करके आता था, एंड आई यूज्ड टू स्कोर ग्रेटर देन 100 मार्क्स एवरी टाइम इन सीसैट। बट इस बार का पेपर दो हार्ड नहीं था, बट वो बहुत लेंदी था। आप उसको मतलब एक जो प्रेस्क्राइब टाइम है 1.5 मिनट 2 मिनट में उन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते थे जो मैथ्स के थे। तो ये स्कोर मेरा इतना डिक्रीज करा है। पेपर के टाइम पे क्या हुआ, जब सीसैट का पेपर मैं दे रहा था उस टाइम 1 आवर 15 मिनट्स जब बीत गया और मैथ्स के सिर्फ मेरे से 29 क्वेश्चंस हुए थे। तो उस टाइम पे मैंने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की। जो 45 मिनट्स थे, उन 45 मिनट्स में मैंने कॉम्प्रिहेंशन सारे अटेम्प्ट किए हैं। तो आई थिंक जितना मैंने अभी तक पेपर का इवैल्यूएशन देखा, लेकिन आई थिंक मेरे कॉम्प्रिहेंशन डेफिनेटली ज़्यादा सही होंगे, क्योंकि बिकॉज कॉम्प्रिहेंशन लास्ट टाइम ईजी आया है। आई थिंक मैथ्स में मेरे काफ़ी गलत भी हो गए हैं। तो ये चीज़ आपको हमेशा माइंड में रखनी है जब भी आप कोई पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो यूपीएससी का। तो कोई स्ट्रैटेजी आपकी ऐसा हो सकता है एग्जाम में जाके बिल्कुल फेल हो जाए, कि आप ये सेक्शन अटेम्प्ट करने वाले थे लेकिन ये इतना हार्ड आ गया, तो अब दूसरे सेक्शन पे आपको मूव करना ही करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है, मेंटली प्रिपेयर होके जाइए। मेरे दिमाग में एक ही चीज़ थी जब ये एग्ज़ाम प्रीलिम्स का चल रहा था, कि पेपर बहुत टफ आने वाला है, बहुत अनप्रडिक्टेबल आने वाला है, उसको देख के शॉक नहीं होना है, उसको किसी तरह टैकल करना है हमें। ठीक है, तो उसको टैकल करने का एक जो तरीका है सीसैट का, कि आपको क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन सा इजी क्वेश्चन है, कौन सा हार्ड क्वेश्चन है। उलझने वाले क्वेश्चंस पे हमको जनरली ध्यान नहीं देना चाहिए। तो सीसैट का बेसिक एम इन माय ओपिनियन ये होना चाहिए कि आप सारे क्वेश्चंस तो हमें नहीं करने हैं, ठीक है। 27 नेट क्वेश्चंस है आई थिंक जो सही होने चाहिए। एक गुड अटेम्प्ट मेरे ख्याल से आप कर सकते हैं इसमें 40-45 क्वेश्चंस अगर आप करके आ रहे हैं, बट एम करिए कि ये 45 प्लस ही जाए हमेशा, ठीक है। 45 प्लस आप क्वेश्चंस जनरली एम करिए कि आप अटेम्प्ट कर रहे हैं इस पेपर में। उसके बाद इसमें हर सेक्शन में से हमें अटेम्प्ट करना है। आप ये मत लेके चलिए कि आप बहुत ही रेप्यूटेड कॉलेज से हैं, आपका बहुत मैथमेटिक्स ऑप्शनल वालों को फेल होते हुए देखा है मैंने इसमें। जो लोग लास्ट ईयर सर्विस में थे, आईपीएस थे, उनको फेल होते हुए देखा है मैंने इस बार, मेरे ही बैचमेट्स हैं। तो इसको मतलब बिल्कुल लाइट नहीं मत लेना। अगर मैंने लास्ट ईयर लाइटली लिया है, 71 है, इस 2 क्वेश्चन और तो मैं यहाँ नहीं होता आज। सिर्फ 2 क्वेश्चन का फ़र्क है। तो इसमें क्या एम होना चाहिए कि आप आइडेंटिफाई कर पाएँ मैथमेटिक्स, रीजनिंग
और कॉम्प्रिहेंशन में कौन से ईजी क्वेश्चंस हैं। तो उन ईजी क्वेश्चंस को हमें टैकल करना है, और वो आइडेंटिफिकेशन सिर्फ एक चीज़ से आ सकती है कि अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इनको। सो प्रैक्टिस के लिए सीसैट में सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये सबसे बड़ी गाइडेंस है आपके लिए। आप जनरली आई थिंक 5-6 क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो 3 साल से मतलब सेम लाइन पे आ रहे हैं एकदम, ठीक है। जैसे आई थिंक एक ये क्वेश्चन आता है, आई थिंक ए बी डैश 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 ए बी डैश डैश डैश, तो इस तरीके के क्वेश्चंस तो आई थिंक 3 साल से रिपीट हो रहे हैं। तो आप वो पैटर्न फाइंड करिए कि 5 साल के, आई थिंक अगर आप कर सकते हैं तो ज़्यादा कर लीजिए, बिकॉज लेकिन आप 5 साल के तो ज़रूर करिए, क्योंकि 5 साल से ही थोड़ा सीसैट थोड़ा डाइसी आना शुरू हुआ है, उसके पहले थोड़ा ईजी रहता था। तो 5 साल के आप PYQ बहुत ही डिलिजेंटली सॉल्व करिए। अगर उससे कोई रिलेटेड क्वेश्चंस है तो वो भी सॉल्व करिए। इसको करने के बाद आई थिंक आप कोई भी एक टेस्ट सीरीज उठाइए, टेस्ट सीरीज इसके लिए, सीसैट के लिए मिनिमम 10 टेस्ट तो आपको देने चाहिए इसमें, मेरे को लगता है। तो मिनिमम 10 टेस्ट आपको सीसैट में जब आप दे दोगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा किस तरीके के क्वेश्चन हार्ड हैं, किस तरीके के क्वेश्चन थोड़े डुएबल हैं, मीडियम है, इजी है। तो जो हम पहले बोलते थे कि GS1 के लिए टेस्ट सीरीज इज मोर इम्पॉर्टेंट, आई थिंक वो अब हमें इधर भी अप्लाई करना पड़ेगा। सो जनरल स्टडीज़ का जो पेपर आता है, अर्लियर आपने कोई टॉपर टॉक्स देखी होगी जो थोड़ी ज़्यादा पुरानी होगी, 2-3 साल पहले वाली, तो उसमें जनरली बोलते थे कि अटेम्प्ट 80+, 85+, 90+। और जनरली मैंने ऐसा भी सुना है कि बहुत लोग बोलते थे कि 50 मार्क्स दे दीजिए, 40 मार्क्स दे दीजिए, बस इसमें ही आई थिंक आ जाएगा। अब जो कॉन्सेप्ट है कि आपके मार्क्स का क्या कॉन्सेप्ट है, दो चीज़ों में हेल्प करते हैं। टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करेंगे, दूसरा एप्ट दूसरा हेल्प करेंगे वो हमें गेसिंग में। देखिए मॉक्स जो अभी करंट लेवल का पेपर आ रहा है, जिस पैटर्न का आ रहा है, टाइम मैनेजमेंट में तो अभी भी हेल्प कर रहा है हमें एक मॉक। लेकिन जो ये दूसरा पार्ट है गेसिंग, ये तब तक आई थिंक वैलिड था जब तक आपका एलिमिनेशन मेथड था, आपका 1 2 3 करेक्ट, 1 एंड 2 करेक्ट, ये करेक्ट, तो उसमें हमें हेल्प कर सकता था। लेकिन अब आई थिंक ये बिल्कुल हेल्प नहीं करता। तो व्हाट आई वुड एडवाइज इज कि आप थोड़े लेस मॉक्स, ओनली 1 टेस्ट सीरीज वुड सफाइस। कोई भी आप कोचिंग की एक टेस्ट सीरीज ले लीजिए, प्लस मोर स्टडी। तो आपको आई थिंक बहुत ही डाइवर्स टॉपिक जितना भी आपको मिल रहा है इसमें, आपको एवरीथिंग अंडर द सन इसमें पढ़ना है। ये कोई नहीं बता सकता कि ये चीज़ है और ये आ जाएगी इसमें। अब जनरली पढ़ना कैसे है तो मैं वो बता देता हूँ। सो ये है जनरली इस टाइप के आप नोट्स बना सकते हैं। ये मेरे करंट अफेयर्स के नोट्स हैं, तो आप देख सकते हो कि आई थिंक 2021 की फाइल है। तो इस तरीके से आप नोट्स बना सकते हैं। नोट्स जब आप बना रहे हैं तो आई थिंक बहुत शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए आपको, बहुत एक्सटेंसिव नहीं लिखना चाहिए। ये मेरा सब कुछ कॉपीड है विजन की मैगजीन से ही। सो जस्ट मैं जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगता था मैं कॉपी पेस्ट करके उसको एक्सेल में सेव कर लेता था सिर्फ। सो वो है, इससे बहुत जल्दी भी बनेगा आपके पास एक पूरा, दोबारा से आपको एक मैगजीन पे भी नहीं जाना पड़ेगा, और बहुत इफेक्टिव है, आपको हर जगह यूज़ आएगा ये, बी इट इंटरव्यू, बी इट योर मेंस प्रिपरेशन। और प्लस आई जनरली अवॉइड कि बहुत से लोग मैगजीन में ही मार्क कर लेते हैं, तो वो थोड़ा मेरे इससे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन ये है कि आप इसको जनरली कॉपी पेस्ट कर सकते हो। अगर इसमें कोई भी अपडेट आते हैं तो जनरली मैंने को याद है कि मैंने यहाँ तक लिखा था और ये न्यू रूल्स आए थे फिर FCRA में, तो आप इसको यहीं अपडेट कर सकते हैं बिल्कुल। और ये मतलब बहुत पुराना टॉपिक है। इंटरनेट शटडाउन सेम आप इसमें लिख सकते हो, कौन कौन से रूल्स के अंडर ये इंटरनेट शटडाउन हो रहा है। अब आपको लिखना क्या है, अब उस अगर आप PT मैगजीन देखेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट है, आई थिंक 120-130 पेजेस का कंटेंट है। तो अगर आपको मैं सही में बताऊं तो उसमें 30 to 40% ही आपके लिए काम का कंटेंट है,
क्योंकि बाकी उसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन्ड दिया होता है जो कि आप जनरल स्टडीज़ में जनरली पढ़ेंगे। तो जो काम का कंटेंट है आप वही लिखना है सिर्फ यहाँ पे हमें। जैसे इसमें ये अमेंडमेंट है, इस अमेंडमेंट के अंडर हम टेलीकॉम इंटरनेट सर्विसेज शैल नॉट बी ऑपरेशनल मोर देन 15 डेज। तो एक क्वेश्चन आ सकता है, वो डेज पे थोड़ा खेल सकते हैं, वो इस अमेंडमेंट पे थोड़ा खेल सकते हैं। तो इस तरीके से पता होना चाहिए आपको। मेंस में ये इंपॉर्टेंट है, 19(1)(a) के अंडर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग क्या है। तो इस तरीके से आपको बहुत ही क्रिस्प, बहुत ही शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। और ऐसे नोट्स मत बनाइए कि आप बाद में अपलोड कर पाएँ, कि किसी को दिखाना है, बाद में कोई और पढ़े जब आप टॉपर बन जाए। सिर्फ आपको समझ आने चाहिए वो नोट्स। आप मेरे हैंड रिटन नोट्स देखेंगे तो मतलब इससे भी ज़्यादा ख़राब मिलेंगे, क्योंकि ये तो जस्ट कॉपी पेस्टेड कंटेंट है। तो इसमें आपको सेंटेंस फॉर्मेशन थोड़ा अच्छा मिल रहा है, बल्कि अदरवाइज़ मेरे नोट्स में इतना अच्छा सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं है। सिमिलरली आप करंट अफेयर्स के लिए देखिए, सो दिस प्रैक्टिसेस आई वाज डूइंग टिल 2023। तो 2020, तो 2 साल के नोट्स मेरे पास सिर्फ एक एक्सेल फाइल में है। आप देख सकते हो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त। सो इस तरीके से मैंने मतलब बहुत, एंड दे आर वेरी इजी टू कैरी। आपको कोई नोटबुक नहीं कैरी करना पड़ जाए, आप जस्ट एक सर्च बटन पे आप दबा के अपना कोई भी कंटेंट निकाल सकते हो। सिमिलरली PT365 एनवायरनमेंट, पॉलिटी, साइंस एंड टेक, तो आप पूरी मैगजीन बहुत ही, आप अगर इसका प्रिंट निकालोगे तो आप जनरली देखोगे कि 2-3 पेज पे पूरी PT3 पूरी एक मंथ की मैगजीन आ जाती है। तो इतना आपको शॉर्ट कंटेंट लिखना है। इस एग्ज़ाम के लिए जो मेरे को सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लगती है वो है नोट मेकिंग। कोई भी आपकी स्टेज हो, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, तो एवरीथिंग बाउ डाउन टू नोट मेकिंग। तो आप ये देख सकते हैं, ये मेरे एंशिएंट हिस्ट्री के नोट्स हैं। तो एंशिएंट हिस्ट्री में आपको पूरी कहानी नहीं लिखनी है, पूरी स्टोरी अपने नोट्स में कॉपी पेस्ट नहीं कर देनी है। आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें लिखनी है। जैसे लोअर पेलियोलिथिक कल्चर है, उसमें थोड़ी साइड्स दी हुई हैं। तो ये आप या तो ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आप इसको एज अ मेंस में यूज़ कर सकते हो इस क्वेश्चन को। तो ये आपको मतलब अपना खुद माइंड अप्लाई करना पड़ेगा कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। सो ये तमिलनाडु बुक के नोट्स हैं। तो ये पूरी बुक आप अगर मैंने जितना है वो कंपाइल 30 पेजेस, 30 to 35 पेजेस में आपकी पूरी बुक के नोट्स बन जाएंगे इस तरीके से। सो मिडिल पेलियोलिथिक पीरियड, सो ये ऑल, इसमें आप मैप्स वगैरह भी डाल सकते हैं, आयरन एज कल्चर, मेगालिथिक कल्चर। अब हम लोग ये एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं, ये नोट मेकिंग एक्सरसाइज इसलिए इतनी इम्पोर्टेंट है कि जस्ट इमेजिन योर सेल्फ कि 2 दिन बचे हैं प्रीलिम्स के लिए। आप क्या करेंगे, आप पूरी बुक में हाईलाइटेड ढूंढेंगे क्या आपने मार्क किया है, या फिर आप इसको पढ़ेंगे। तो आई थिंक ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, और ये भी आई थिंक ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये भी मैंने एक सॉफ्ट कॉपी बुक की ले ली थी, और उसमें से ही कॉपी पेस्ट किया है, इसलिए सेंटेंस फॉर्मेशन थोड़ा अच्छा है। सो आप जब भी नोट्स बना रहे हो तो आपको अपने बैक ऑफ द माइंड में रखना है कि प्रीलिम्स में किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो साइट्स को लेके बहुत मैंने यहाँ पे लिखा है, आदिना चलूर, उसमें पीछे भी आपने साइट्स के नाम बहुत ज़्यादा देखे होंगे, ठीक है। तो इस तरीके के आपको नोट्स बनाने हैं कि प्रीलिम्स में बहुत हेल्प करें। जो आपको टर्म नॉलेज, स्पेसिफिकली हिस्ट्री, आई थिंक मैंने सबसे ज़्यादा स्ट्रगल हिस्ट्री के साथ ही किया है, और सबसे ज़्यादा टाइम डिवोट भी मैंने हिस्ट्री को ही किया है, और आई थिंक उसका कुछ आउटपुट भी नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री का ऐसे क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में, ना तो आप किसी बुक में फाइंड कर सकते हो, हिस्ट्री ऑप्शनल वाले भी नहीं फाइंड कर सकते हैं। तो स्टिल लेकिन हमें करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक ईजी क्वेश्चन आया इसमें से, सब कर लेंगे हम, अगर आप नहीं कर पाओगे तो वो थोड़ा बहुत डिसएडवांटेज हो जाएगा। क्योंकि लास्ट 2 ईयर से आप देख लीजिए हिस्ट्री के ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि आई थिंक वो कोई बुक में अवेलेबल नहीं है, कोई एनसीईआरटी कहीं अवेलेबल नहीं है। तो हिस्ट्री में फॉर प्रीलिम स्पेसिफिक गो फॉर द टर्मिनोलॉजी। जो टर्म्स है ना, हमारे वैदिक कल्चर में जो टर्म है, डिफरेंट मिनिस्टर्स के नाम हैं, जो मिडिवल में, एंशियंट में जो टर्म्स वगैरह हैं, उसको अगर हम बहुत ज़्यादा फोकस करें तो आई थिंक दैट वुड बी बेटर। और ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि ये सिर्फ प्रीलिम स्पेसिफिक नोट्स हैं, मेंस के लिए भी मैंने इन्हीं को ही रेफ़र किया है। मेरे ख्याल से अगर आप मेंस में भी बहुत ही फैक्चुअल बेस्ड आंसर लिखते हैं, अगर एक स्टेटमेंट दे के सब्सटैंशिएट करते हैं बहुत अच्छे फैक्ट्स के साथ, आई थिंक दैट इज़ रिवॉर्डेड इन हिस्ट्री। सो हम लोग कितना भी इससे बोलेंगे पेपर इज़ नॉट फैक्चुअल एनालिटिकल, बट एनालिसिस भी तो आप फैक्ट्स की बेसिस पे करोगे। तो दैट इज़ वन थिंग।
So I have uploaded all these notes in my Telegram channel. You can refer from there. एक और एक्सरसाइज है जो मैंने प्रीलिम्स स्पेसिफिक की थी. सो ये है अपने स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करना. आप जितने टेस्ट दे रहे हो आपको एक आप जितने टेस्ट दे रहे हो आप उनको नोट करते जाइए. आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं. आपको इस एक्सरसाइज से क्या पता चलेगा बेसिकली कि आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं एक्चुअल पेपर में. आपको अपना ऑप्टिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पता चल जाएगा. आप किसी के कहने पे मत जाइए कि 80 क्वेश्चन करके आ जाओ, 85 क्वेश्चन करके आ जाओ, 40 इतने क्वेश्चन करके आ जाओ. इस बार का अगर आप 74 कट ऑफ देखें तो 37 क्वेश्चन 38 क्वेश्चन अगर आपके करेक्ट हो जाए तब भी आपका हो जाएगा. तो ये एक्सरसाइज आई थिंक आप लोगों को कर लेनी चाहिए. अपने जैसे आपने कोई भी टेस्ट दे दिया है उसमें जनरली टेस्ट देते समय ये मार्क कर लीजिए ये क्वेश्चन मेरे को अच्छे से आता है, उस पर राइट मार्क कर लीजिए. ये क्वेश्चन में मैं 50% श्योर हूँ, उसको एक सिंगल सर्कल बना लीजिए. इस क्वेश्चन में मैं प्योरली गेस मार रहा हूँ तो उसको डबल सर्कल बना लीजिए. फिर आपको ये एनालिसिस करना है कि आप जितने क्वेश्चंस पे श्योर थे, एक कैटेगरी ये हो गई, तो इन क्वेश्चंस में आपके अगर करेक्ट कितने हो रहे हैं, रॉन्ग कितने हो रहे हैं, और आपका स्ट्राइक रेट मतलब परसेंटेज ऑफ करेक्ट कितना आ रहा है इस वाली कैटेगरी में. नॉट श्योर में भी आपको सेम करना है कि आपका कितना परसेंटेज ऑफ करेक्ट आ रहा है. एंड गेस वाले में भी आपको यही करना है, तो कितना परसेंटेज ऑफ करेक्ट आ रहा है. ये मेरा इनिशियल टेस्ट 5 ही था, तो इसमें आप देख सकते हैं 0% है. गेस में मतलब कुछ काम ही नहीं कर रहा है. तो ये धीरे धीरे इम्प्रूव होगा. आई थिंक इसकी ही परसेंटेज सबसे ज़्यादा होनी चाहिए. ट्राई कि ये 80% 90% आपकी एक्यूरेसी रहे इसमें. जिस चीज़ पे आप श्योर हो तो 90% ऑफ द टाइम वो करेक्ट रहे. इसमें आपको नॉट श्योर वाले में आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपका जो नेट आ रहा है वो एक पॉजिटिव आए. जैसे 73 मार्क्स 78 मार्क्स यहाँ से आ गए तो 19 यहाँ से भी आ रहे हैं. 12 क्वेश्चन करेक्ट हो गए हैं, 7 इनकरेक्ट हो गए हैं यहाँ पे. ठीक है. तो नॉट श्योर वालों को अगर आप 50% श्योर हो तो आई थिंक अटेम्प्ट कर लेना चाहिए उन्हें. बट अगेन आपको एक अपना ऑप्टिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस फाइंड करना पड़ेगा कि इतने अटेम्प्ट करने पे आई एम एट अ रिस्पेक्टेबल स्कोर है मेरा. जैसे इस एक्सरसाइज के बाद आई थिंक मैंने अपना फाइंड कर लिया था जो कि आ रहा था 70 to 75 मार्क्स. 70 to 75 क्वेश्चन वॉज माई ऑप्टिमम नंबर ऑफ द क्वेश्चन विच आई हैव टू अटेम्प्ट. ठीक है. अब नए पैटर्न के साथ भी आप ये ट्राई कर सकते हो जिसमें ओनली 1 करेक्ट ओनली 2 करेक्ट आएंगे. आई थिंक द नंबर ऑफ द करेक्ट ऑप्शन नंबर ऑफ द अटेम्प्ट्स आपके आई थिंक थोड़े कम रहने चाहिए. अगर आप 80 to 90 इस टाइप के पेपर में जिसमें गेसिंग नहीं हो सकता है और एलिमिनेशन नहीं हो सकता है तो आई थिंक उसमें थोड़ा नेगेटिव होने के चांसेस, उसकी प्रोबेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है. क्योंकि आप गेस क्या करोगे, उसमें सिर्फ फैक्चुअल स्टेटमेंट्स हैं वहाँ पे. अगर आपको 3 स्टेटमेंट आती हैं, एक नहीं आती हैं, आप फिर भी कुछ एलिमिनेट नहीं कर पाओगे उसमें. तो इसलिए आई थिंक अब जो प्रीलिम्स का है पेपर तो उसमें थोड़ा लेस रिस्क लेना चाहिए हमें. थोड़ी एक्यूरेसी पे ज़्यादा हमें फोकस करना चाहिए. तो ज़्यादा एक्यूरेट और रिस्क थोड़ा अगर हम कम लें, अगर हम 50 क्वेश्चन नेट भी सही कर पा रहे हैं तो आई थिंक जो 90-80 तक का स्कोर है दैट इज़ रीचेबल. सो ये था आई थिंक नोट मेकिंग और दी टेस्ट सीरीज पार्ट. तो 2 ही चीज़ों से आप आई थिंक प्रीलिम्स क्लियर कर पाओगे. नोट मेकिंग के बाद कंटिन्यूस रिविजन. जैसे प्रीलिम्स के अगर 2 दिन या 3 दिन बच जाते हैं तो आपके नोट्स इतने शॉर्ट होने चाहिए कि आप 3 घंटे में एक पूरा चैप्टर ख़त्म कर सकें. एक पूरा सिलेबस पूरा ख़त्म कर सकें. 3 घंटे में मॉडर्न हिस्ट्री रिवाइज हो जानी चाहिए, एंशियंट हिस्ट्री 3 घंटे में रिवाइज होनी चाहिए. ऐसे ही इस तरीके से आपको डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि बहुत फैक्चुअल है. एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, अगर आप जनरल ज्योग्राफी बहुत फैक्चुअल है. आप आज पढ़ोगे उस दिन याद नहीं रहेगा. आप 1-2 दिन पहले पढ़ोगे तभी वो याद रहेगा. तो इन माय ओपिनियन आपको करना चाहिए. और कब से मतलब प्रीलिम्स पे स्पेशली फोकस करना चाहिए. आप कंटिन्यू कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन, बट जब प्रीलिम्स को 2 महीने बच जाएं तो उस टाइम से आई थिंक आपको कंटिन्यूसली प्रीलिम्स पे डिवोट करना चाहिए. उससे क्या होगा ना कि आपको एक हैबिट बन जाएगी 2 महीने तक. आपको इन माय ओपिनियन जो आप एग्ज़ाम्स भी दे रहे हैं वो इसको ऐसे शेड्यूल करिए 9 to 11 के स्लॉट में ही, 9:30 to 11:30 के स्लॉट में ही शेड्यूल किए जिस टाइम प्रीलिम्स होता है. आप अपनी स्लीप साइकिल को भी 2 महीने लगते हैं थोड़ा इम्प्रूव करने में, अगर कोई रात को सोने की किसी को आदत है. सो
लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल थिंग्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. हार्ड वर्क ही सिर्फ इस एग्ज़ाम में मैटर नहीं करता है. तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप 80% आपका हार्ड वर्क होता है, 20% आपका लक भी होता है इस एग्ज़ाम में, कि आपको किस तरीके, क्या आपने पढ़ा, क्या प्रीलिम्स में आ गया, कौन आपकी कॉपी चेक कर रहा है और कौन सा बोर्ड इंटरव्यू में आपको रिव्यू कर रहा है. तो लक भी मैटर करता है, बट आप, आई थिंक वो 80% वाला पार्ट अगर आप इतना परफेक्ट कर लोगे तो आई थिंक वो लक थोड़ा कम उसकी वेटेज हो जाएगी. अब हम डिस्कस करते हैं, जैसे प्रीलिम्स ख़त्म हो जाता है इस बार 16 जून को ख़त्म हो जाएगा प्रीलिम्स आई थिंक. तो जैसे 16 जून को जब प्रीलिम्स ख़त्म हो जाएगा उसके बाद क्या करें. जनरली बहुत कन्फ्यूजन रहता है, लोग सोचते हैं कि रिजल्ट आ जाए तब देखेंगे क्या करें. तो आफ्टर प्रीलिम्स एंड बिफोर रिजल्ट, आजकल इतना जल्दी रिजल्ट आ रहा है कि 10, लास्ट टाइम 12 या 14 दिन में आ गया था, अब आई थिंक और जल्दी आएगा, तो 10 दिन मान के चलिए. तो 10 दिन में आई थिंक आपको एक चीज़ करनी चाहिए कि अपना ऑप्शनल फुल फ्लेजेडली एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए. सो ऑप्शनल का रिविजन आई थिंक आफ्टर प्रीलिम्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. ऑप्शनल रिविजन के बाद जनरली जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ से आपके नोट्स बने होंगे बहुत ज़्यादा. आप अगर कोई भी जीएस के नोट्स देखें तो आई थिंक 100 पेजेस, 200 पेजेस, कई कई बार मेरे तो 400 पेजेस तक GS4 के नोट्स गए हैं. तो इस टाइम पे हमें एक चीज़ जो करनी चाहिए, और आई थिंक ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है यूपीएससी क्लियर करने के लिए, जो है हमें अपने नोट्स को कंसोलिडेट करना चाहिए. नोट्स को कंसोलिडेशन मतलब कि आई विल गिव यू एन एग्जांपल. जब मैंने सोशोलॉजी के इनिशियली नोट्स बनाए थे तो पेपर 1 प्लस पेपर 2 कंबाइन वर 600 पेजेस. तो ये 600 पेजेस को कंसोलिडेट कर करके, अगर एक बहुत ही थ्योरेटिकल है, थ्योरी की पार्ट है, जैसे कोई भी थ्योरी अगर हम सोशोलॉजी में लेते हैं, जैसे डरखाइम की थ्योरी है ऑन रिलीजन, वो जनरली अगर आप उसके नोट्स बनाए होंगे आपने तो वो वुड स्पैन 10 पेजेस. तो मैंने क्या किया, उन 10 पेजेस को शॉर्ट करके एक पैराग्राफ में उसका जिस्ट लिख दिया बस, कि डरखाइम इस रिलीजन के बारे में ये बोल रहा है इन जस्ट पैराग्राफ. तो 600 पेजेस ऑफ माय सोशियोलॉजी नोट्स दे वर 30 पेजेस में फॉर पेपर 1 प्लस 30 पेजेस फॉर पेपर 2. अब इससे क्या हो गया है कि आपके जनरली जब आप नोट्स कंसोलिडेट कर लेते हो दो चीज़ होती हैं. एक तो है रिवीजन में बहुत हेल्प होगा आपका, आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर पाओगे. दूसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब डिफरेंट चीज़ें एक ही पेज पे देख पाओगे आप. जैसे ये मेरा एक पेज है, इसमें सपोज मैं कंसोलिडेट कर रहा हूँ विमेन वाले जो GS1 वाला पार्ट है उसके मैं नोट्स कंसोलिडेट कर रहा हूँ. तो यहाँ पे मैंने इनिशियली मेरे नोट्स में क्या होगा, वो इतना एक्सपैंडेड होगा कि एक टॉपिक एक पेज पे 10 पेज पे चलता आ रहा होगा. आप हर टॉपिक विमेन के सब टॉपिक्स पे आप एक एक लाइन लिख लोगे सब कुछ जो अपने नोट्स है. तो इससे क्या हुआ कि आपका बहुत ही मल्टी पर्सपेक्टिव आंसर बनेगा. ठीक है. तो जनरली जैसे कोई विमेन का टॉपिक है तो आपने बहुत चीज़ें लिखी होंगी उसके बारे में. ट्राइबल विमेन के बारे में आप एक लाइन लिखिए इसमें. ठीक है. देन अर्बन विमेन के बारे में एक लाइन लिखिए इसमें. तो ये जब आपका एक बहुत ही शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे तो एक मल्टी पर्सपेक्टिव आपके दिमाग में आएगा, और उसी हिसाब से अगर आप आंसर्स लिखेंगे आई थिंक वो ज़्यादा रिवॉर्डिंग होगी और आपको याद भी बहुत जल्दी रहेगा. अब नोट्स में क्या कंसोलिडेट करना है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं. हर चीज़ हमें नहीं लिखनी है नोट्स में. जैसे एक हम देखते हैं कि पॉलिटी है, जैसे लक्ष्मीकांत के नोट्स किसी को ज़रूरत लगती है बनाने की, कि ज़रूरत है? आई थिंक उसके नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको ऑलरेडी उस फॉर्म में है. और हम एस्पिरेंट्स का क्या ट्रेंड है कि हम इतनी बार लक्ष्मीकांत पढ़ लेते हैं जब तक हमारा एग्ज़ाम आता है कि हमें वो दिमाग में बैठ जाती है पूरी बुक. तो आपको जनरली अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछूंगा ना जब आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, अब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के फीचर हर एक को याद है. ये इम्प्रिंट हो चुका है हमारे दिमाग में कि कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर क्या है इसके. तो इसके नोट्स बनाना आई थिंक कोई यूज़फुल नहीं है. अब आप पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पे क्या नोट्स बना सकते हैं वो मैं दिखाता हूँ. इस टाइम में जब आपका प्रीलिम्स हो जाए और आप मेंस की तैयारी कर रहे हो तो आपको क्या करना है, कंटेंट एनरिचमेंट करना है, वैल्यू एडिशन टू योर कंटेंट करना है. तो वैल्यू एडिशन ऑफ कंटेंट आप कैसे कर सकते हो?
आप विजन का वैल्यू एडेड मटेरियल ले सकते हो, कोई भी कोचिंग का ले सकते हो। बट जनरली ये एक्सरसाइज मैंने खुद की थी, क्योंकि क्या होता है ना, कोचिंग का जो भी मटेरियल होता है उसको हर कोई लिख रहा है, उन एग्जाम्पल्स को हर कोई लिख रहा है। आपको थोड़ा डिफरेंट चीज़ करनी पड़ेगी, अपनी कॉपी को थोड़ा डिफरेंट बनाने के लिए और इफेक्टिव बनाने के लिए कुछ थोड़ी यूनिक एग्जाम्पल्स लाने पड़ेंगे। तो मैंने क्या किया कि लक्ष्मीकांत से हर चैप्टर के नाम लिख लिए। तो ये है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो ये एक्चुअली मैंने एक लास्ट ईयर के टॉपर चंद्रकांत भगोरिया के नोट से उठाया है। तो आप ऐसे टॉपर्स के नोट से भी आप देख सकते हो। तो इसमें मैंने क्या किया, इसमें ये मेरे नोट्स हैं जो मैंने मेंस के टाइम पे रिवाइज किए थे। तो आप इसमें जनरली देखोगे कि कोई इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर जो लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है वो नहीं दिया हुआ है। इसमें क्या करा है हमने, सिर्फ कंटेंट एनरिचमेंट करा है। इसमें जैसे ये केस स्टडी लिखी है, अ लेडी प्रधान फ्रॉम यूपी हरदोई फाउंड टू बी लिविंग इन यूक्रेन एंड डूइंग एमबीबीएस फ्रॉम देयर। तो अगर इस तरीके का अगर कोई नेगेटिव चीज़ बताने में पंचायती राज का कोई आता है तो हम ये हमेशा कोट कर सकते हैं, ये वाली केस स्टडी। ठीक है, जीवी के राव कमेटी ने क्या बोला है, व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस इन इंडिया, स्टार ग्राम पंचायत रेनबो स्कीम है हरियाणा गवर्नमेंट की, वो कैसे काम कर रही है। ठीक है, शंकर अय्यर कमेटी ने क्या बोला है, डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हो रहा है। प्लस थोड़ा आप इसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस फ्रॉम अब्रॉड, जैसे ग्लासगो मॉडल ऑफ सिटी है, ग्लासगो यूके में जो है, तो वो कैसे डिसेंट्रलाइज काम कर रहा है, सिंगापुर कैसे डिसेंट्रलाइज काम कर रहा है। और एक और केस स्टडी जैसे पोपतराव पवार, इन्होंने इकोलॉजिकल रेवोल्यूशन लाया था जस्ट बीइंग बाय अ प्रधान। तो इस तरीके के आपको ये कंटेंट एनरिचमेंट करना है आप मेंस के टाइम पे। आपको सिर्फ हम लोग क्या समझते हैं मेंस के टाइम में कि हमने लक्ष्मीकांत पढ़ लिया है और वो ख़त्म हो गया है, तो ऐसा जनरली नहीं होता है। तो एक्सटेंसिव कंटेंट एनरिचमेंट करिए, हर टॉपिक को गूगल पे सर्च करिए, न्यूज़ सेक्शन पे जाइए गूगल के। ठीक है, उसमें आप देखिए पास्ट 1 ईयर का फिल्टर लगा दीजिए, तो आप देखिए कि पास्ट 1 ईयर में क्या क्या डेवलपमेंट या क्या क्या केस स्टडी, क्या क्या एग्जाम्पल मैं कोट कर सकता हूँ। यही एक चीज़ है जो मैंने लास्ट अटेम्प्ट से इस अटेम्प्ट में डिफरेंट की है, कि मेंस के क्वेश्चंस में कंटेंट एनरिचमेंट और वैल्यू एडिशन किया है, बहुत सारी केस स्टडीज़ लिखी हैं और बहुत सारी कमिटीज़ अलग से बनाई हैं। तो इस तरीके के ये मेरे फाइनल नोट्स थे जो मैंने रिवाइज किए हैं। तो आप बिलीव नहीं करोगे, आई थिंक ये पूरा पॉलिटी 40 पेजेस में था। 40 पेजेस कितना ही टाइम लगता है, 2 घंटे 2.5 घंटे रिवाइज करने के लिए। आई थिंक पेपर के बीच में जो 2 घंटे टाइम भी होता है ना, मैं उसमें पूरा रिवाइज कर लेता था एक बार। तो रिवीजन बहुत इफेक्टिव चीज़ है, प्लस आप कंटेंट एनरिच करिए। ठीक है, आई विल अपलोड माय कॉपीज ऑल्सो अपने टेलीग्राम चैनल पे। आप इन्हीं एग्जाम्पल्स को उन कॉपीज़ में देखोगे। दूसरी चीज़ क्या है कि आपको मोल्ड करना आना चाहिए एक आंसर को। अगर आपका जैसे ये मेरे GS2 के नोट्स हैं, पोपतराव पवार है, ये एक यूपी प्रधान लेडी ग्राम, आप इसको मोल्ड कहीं भी कर सकते हो। मोल्डिंग मतलब कहीं भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे ये GS4 में मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ करे हैं ये वाली केस स्टडीज़, ये वाली एग्जांपल्स, तो इफेक्टिवली आप इनको हर पेपर में यूज़ करते हो। सोशियोलॉजी में मैंने बहुत यूज़ करा है। तो क्या बेसिक चीज़ है कि लिमिटेड करे अपने कंटेंट को बहुत ज़्यादा। ये लास्ट अटेम्प्ट में मैंने यही गलती करी थी। आप हर एक GS1 GS2 GS4 के 300-400 पेज के नोट्स थे, उन्हीं को रिवाइज करते रहते थे हम लोग। और तो उससे कुछ वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है आपका, वो सब चीज़ आपके दिमाग में बैठ चुकी है। तो कंसोलिडेट करो अपने नोट्स को, और जो कंसोलिडेटेड पार्ट है उसको हर जगह यूज़ करना, हर जगह यूज़ करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। दूसरा जो चीज़ आई थिंक सबसे ज़्यादा मेरे को हेल्प की है मेंस में, आई थिंक वो है द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग। ठीक है, वन थिंग आई कैन टेल इज़ कि कंटेंट में ज़्यादा फ़र्क नहीं आया है। कंटेंट में जो मैंने सिर्फ बताया है एग्जाम्पल्स, कमिटीज़, केस स्टडीज़, बस इतना ऐड किया है मैंने लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग। बट जिस चीज़ पे मैंने काम किया है वो है बहुत ज़्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस जैसे करनी है। सो दिस ईयर आई हैव गिवन ऑलमोस्ट 30 मॉक पेपर्स, बोथ ऑप्शनल एंड माई GS कंबाइंड। सो उन 30 GS पेपर्स को आपको देने के बाद आपको उसको सिर्फ छोड़ नहीं देना है, आपको इवैल्यूएशन भी करनी है उसकी। आई यूज़ टू गिव अभ्यास इन विजन। तो विजन में क्या होता है कि आपको एक इवैल्यूएशन परफॉर्मेंस एनालिसिस ऑलरेडी मिल जाता है। तो उसमें आपको एवरेज के कंपैरिजन में आपके मार्क्स कितने हैं, आपकी रैंक कितनी है, तो वो सब जब आपको पता चल जाएगा तो आई थिंक आपको भी एक अंदर से अर्ज आती है इम्प्रूव करने की। तो यू वुड नॉट बिलीव कि सबसे पहला मैंने टेस्ट दिया था, मेरी रैंक थी 780 आउट ऑफ आई थिंक वन ऑफ द अभ्यास के पेपर में।
फिर जब मैंने पेपर 2 दिया था उसमें मेरी रैंक बहुत इफेक्टिव इम्प्रूव हुई है, 80 70, फिर और 30, फिर लास्ट पेपर तक GS4 तक टॉप 5 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको कॉम्पिटिटिवली ही काम करना है कि आपकी रैंक इम्प्रूव हो। आप एवरेज से एवरेज प्लस स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने चाहिए, उससे ऊपर जनरली रहें किसी भी पेपर में। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज में अगर इम्प्रूव करना चाहते हो या अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो प्लीज़ वर्क ऑन दिस पार्ट। आंसर राइटिंग कैसे करते हैं, इंजीनियर्स को जनरली नहीं समझ आता है। मैं जनरली बताऊं अपना 2021 अटेम्प्ट, 2 पेज होते हैं 10 नंबर के क्वेश्चन में, मैं सिर्फ 1 पेज भर के आता था और बहुत ही अच्छा कंटेंट उस पर लिखा होता था। ऐसे ही 15 नंबर के क्वेश्चन में 3 पेज होते हैं, 1.5 पेज या 2 पेज में लिख के आता था। क्योंकि मेरे पास आदत ही वो थी, कोचिंग नहीं करी थी, कहीं टेस्ट सीरीज नहीं दी थी, तो नहीं पता था ये सब चीज़ें। तो उससे मेरे को पता चला कि बहुत कम नंबर आते हैं। जब आपके नंबर 70s 80s में जब आएंगे तो आपको पता चलेगा इतना अच्छा कंटेंट लिख लिया फिर भी नंबर नहीं आ रहे। तो कमी सिर्फ इस चीज़ की थी, आंसर राइटिंग की। तो आई इस बार मैंने क्या अलग किया है मैं सिर्फ आपको वो बताता हूँ। अगर कोई 10 मार्क का क्वेश्चन है और या फिर कोई 15 मार्क का क्वेश्चन है, एक चीज़ मैंने एक 21 रैंक टॉपर से उनकी टॉपर टॉक में सुना था कि दैट यू शुड गो ओवर द लेंथ एंड नॉट ओवर द ब्रेथ ऑफ द आंसर्स। तो आपको बहुत ही डीप पॉइंट्स नहीं लिखने हैं। अगर ये जनरली हमारा पेज है, यहाँ क्वेश्चन लिखा होता है, यहाँ पे आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं 3 लाइन में, ठीक है, यहाँ आपका एक हेडिंग आ जाती है और यहाँ पे आपके पॉइंट शुरू हो जाते हैं। तो बहुत सी कॉपीज़ मैंने क्या देखी हैं कि लोग 1 पॉइंट को ही लिखते जा रहे हैं लिखते जा रहे हैं और ये पूरा पेज ख़त्म हो गया है। तो वो गलती हमें नहीं करनी है। आई थिंक आप ज़्यादा डीप मत जाएं। पॉइंट्स की जो लेंथ है वो जनरली 2 लाइन 3 लाइन इतनी रखें। और इम्पॉर्टेंट क्या है कि हर पॉइंट को एक एग्जाम्पल या फिर केस स्टडी से सब्सटैंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये हो गया। दूसरा जो मैंने ये है कि आपको ब्रेथ डेप्थ में नहीं जाना है बहुत ज़्यादा किसी भी आंसर के। आपको जो रिलेवेंट है बस उसको 2-3 लाइन में लिखना है। दूसरा जो लेंथ की बात करी है कि आपको बहुत पॉइंट्स लिखने चाहिए, मेरे ख्याल से मेरा पर्सनल ओपिनियन है। लास्ट ईयर मैं ऐसे 10 मार्क के क्वेश्चंस में जनरली 4 to 5 पॉइंट्स लिखता था। इस साल मैंने आई थिंक वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है, 7 8 9 और इवन 10 पॉइंट्स मैंने 10 मार्क के क्वेश्चन में लिखे हैं विद सब्सटैंशिएशन। तो ये आई थिंक बहुत हेल्प किया है मुझे कि कंटेंट भी बहुत ज़्यादा इनरिच हुआ है। हर एक के साथ एग्जाम्पल सब्सटैंशिएशन जब एग्जामिनर देखेगा तो आई थिंक वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएगा, आपको एज भी मिलेगी। अब ज़्यादा पॉइंट्स ही आपको लिखने चाहिए। सिमिलरली 15 मार्क के क्वेश्चन में 12 13 इवन 15 पॉइंट्स, तो 15 पॉइंट से ऊपर नहीं जाना चाहिए जनरली। अब ये आती है प्रॉब्लम कि इतने पॉइंट्स आपको उस वहाँ पे याद कैसे आएंगे। जनरली नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। ये प्रैक्टिस मैंने करके देखी है। 10 नंबर के क्वेश्चन में आपको अगर किसी को बहुत अच्छा एक आंसर आता है तो आप मैक्स टू मैक्स 5 पॉइंट उस पर लिख सकते हो। 6th पॉइंट आप बनाओगे, 7th पॉइंट बनाओगे, 8 पॉइंट खुद अपने आप से कुछ बनाओगे जो कि क्वालिटी में बहुत डिग्रेडेड रहेगा। 15 मार्क में अगर आप जनरली करोगे तो आई थिंक 7 8 पॉइंट्स, इससे ज़्यादा नहीं लिख पाओगे। तो इसका एक सॉल्यूशन है सबसे अच्छा, वो है द टेक्निक ऑफ डीकम्पोजिशन। ठीक है, डीकंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन को आई थिंक आपको एक पूरा वोल की तरह ना देख के उसको डिफरेंट सब पार्ट्स में देखना चाहिए। सो उससे क्या हेल्प होती है कि अगर मैं एक इस क्वेश्चन को सब पार्ट्स में देख रहा हूँ तो ये एक हेडिंग हो गई मेरी, एक सब पार्ट, दूसरा एक सब पार्ट हो गया। अब उसमें क्या होता है कि आप एक सब पार्ट से रिलेटेड आई थिंक 4 पॉइंट्स इजीली लिख सकते हो या 3 पॉइंट्स इजीली लिख सकते हो। फिर यहाँ पे 3 पॉइंट्स आ गए हैं। तो ऐसे ही अगर आप 3 सब पार्ट्स में इसको एक क्वेश्चन को 10 मार्क के डिवाइड करोगे तो आई थिंक आप आराम से 9 पॉइंट्स लिख लोगे। तो एज अ वोल क्वेश्चन को जनरली मत देखिए। तो ऐसे तो जनरली पॉइंट्स ऐसे नहीं लिखने चाहिए 1 2 3 4 5 6 7। आपकी नॉलेज यहाँ पे आई थिंक ख़त्म हो जाएगी, रेपिटेशन आने लगेगा बहुत ज़्यादा। तो जनरली पॉइंट्स इस तरीके से लिखने चाहिए। हेडिंग 1 फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, हेडिंग 2
फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। तो इस तरीके से आपको लिखने चाहिए पॉइंट्स। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा। इससे क्या होता है कि आपको आपकी नॉलेज बहुत अच्छी चैनलाइज होगी इसमें। जैसे व्हाट हैज़, जैसे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि व्हाट हैज़ बीन द इम्पैक्ट ऑफ द विमेन लेड मूवमेंट्स इन इंडिया। अगर इस तरीके का क्वेश्चन GS1 में आता है तो आपको इम्पैक्ट क्या, हम लोग जनरली 1 2 3 4 पॉइंट्स लिखने शुरू कर सकते हैं, लेकिन जैसे इम्पैक्ट कीवर्ड है उसको आप दो चीज़ में डिवाइड कर सकते हो। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि पॉजिटिव इम्पैक्ट बता देते हैं सिर्फ, तो इसको आप जैसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ, एक नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट के 4 पॉइंट, नेगेटिव इम्पैक्ट के 4 पॉइंट। इस तरीके से क्वेश्चन हमने ब्रेक किया। दूसरा फॉर्म हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं इसी क्वेश्चन को, व्हाट हैज़ बीन द इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। तो आप पहले सोसाइटी का लिख सकते हैं, ठीक है। व्हाट हैज़ बीन द इम्पैक्ट ऑफ दीज मूवमेंट ऑन इंस्टीट्यूशंस, जैसे हमारे लेजिस्लेचर, लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशंस पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा है इन मूवमेंट्स का, ठीक है। इस तरीके से व्हाट हैज़ बीन द इम्पैक्ट ऑफ दीज मूवमेंट ऑन द जॉब और द इकोनॉमिक सेक्टर। सो इससे क्या हुआ कि आपकी प्रेजेंटेशन तो इम्प्रूव हुई, आप ज़्यादा पॉइंट्स भी लिख पाओगे और नॉलेज बहुत अच्छा चैनलाइज होगी इससे। आप अगर अपने नोट्स में भी आई थिंक ये कर सकते हो तो इससे बेटर कुछ नहीं है। सो आई थिंक हर एक पॉइंट को आप इन्हीं में फिट करें। और इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें कि आप एग्जाम्पल्स ज़रूर डालें इसमें, क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं कि जनरल स्टडीज़ का पेपर है, लेकिन जनरल स्टडीज़ का पेपर हम इतना जनरल भी नहीं ले सकते कि मतलब किसी चीज़ से सब्सटैंशिएशन ना करें। मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ इसमें। सो ये आई थिंक अभ्यास का ही क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन इज इन रीसेंट ईयर्स Indian relationship with West Asia has evolved from the confines of geopolitics to the expanse of geoeconomics। तो जनरली ये कहना चाह रहा है कि जियोपॉलिटिक्स से हमारी रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्म हो रही है टुवर्ड्स जियो इकोनॉमिक्स। तो इस तरीके से आई थिंक आपको लिखना चाहिए कि ये तो इसमें क्वेश्चन में ही दिखा दिया है कि दो चीज़ों के आप बारे में आपको ट्रांजिशन दिखाना है। तो फर्स्ट आप जियोपॉलिटिक्स के बारे में लिख सकते हो कि क्या आपकी जियोपॉलिटिक्स में इनकी रिलेशनशिप थी, और सेकेंड में हम दिखा सकते हैं व्हाट न्यू जियो इकोनॉमिक्स हैज़ इवॉल्व्ड। तो आप इसमें एक्सटेंसिव यूज़ कर सकते हो अपने करंट अफेयर्स का, जैसे ये अभी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो साइन हुआ था। तो इस तरीके से आप हर चीज़ को यहाँ पे लिख सकते हो। हाँ, सो नेक्स्ट चीज़ इज कि एग्जाम्पल्स की कितनी इंपॉर्टेंस है। आप अगर ये देखें तो एक क्वेश्चन है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी सच एज ब्लॉकचेन एंड चैट जीपीटी आर पावरफुल टूल्स विद इमेंस पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म एग्रीकल्चर इन अ मोर एफिशिएंट एंड अ सस्टेनेबल सेक्टर, डिस्कस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो मतलब जनरली टेक्नोलॉजी लाइक AI, चैट जीपीटी, उसका एप्लीकेशंस पूछ रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। ठीक है, तो आपको जनरली याद होने चाहिए गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है चैट जीपीटी और AI से एग्रीकल्चर सेक्टर में। आप अगर इसमें इसको पूरे आंसर को पढ़ोगे, कुछ आई थिंक ऐसा कोई यूनिक पॉइंट नहीं है, लेकिन सिर्फ क्या है कि सब्सटैंशिएशन बहुत ज़्यादा है इस आंसर में। आप जैसे लिख सकेंगे वी कैन इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर थ्रू डेटा एनालिसिस। तो इसमें क्या कैसे कर सकते हैं कि अगर प्रोडक्शन डेटा एग्रीकल्चर का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फीड कर दिया जाए तो तब बढ़ सकती है। दूसरा, वेदर प्रिडिक्शन हम अच्छे से कर सकते हैं। ये जनरल पॉइंट है, यही लिखेगा हर कोई, लेकिन इसको सब्सटैंशिएट क्या करा, गवर्नमेंट का एक मौसम ऐप है। अब वो क्या यूज़ कर रहा है, ये मैंने न्यूज़ में पढ़ा था कि डायनामिक एल्गोरिदम्स यूज़ कर रहा है वो थ्रू AI टेक्नोलॉजी। तो जनरली हमने देखा होगा कि वेदर प्रिडिक्शन जब होता है तो एक दिन पहले प्रिडिक्ट कर देते हैं। अब इससे डायनामिक से क्या होता है कि हम 1 घंटा पहले, 15 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, तो ये सब हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सर्वेइंग ऑफ लैंड चैट जीपीटी और AI वगैरह से यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक गवर्नमेंट का फसल इनिशिएटिव, इसरो का है आई थिंक ये फसल इनिशिएटिव, जिसके थ्रू वो थ्रू इमेज मैपिंग थ्रू सैटेलाइट्स इसको यूज़ करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कि लोकल लैंग्वेजेस में इंफॉर्मेशन अवेलेबल करा सकते हैं फार्मर्स को, इसके लिए गवर्नमेंट ने भाषिनी ऐप लॉन्च किया है। तो चैट बॉट AI वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। मार्केट लिंकेजेस के लिए हमें पता है E-NAM में भी आई थिंक कर्नाटका गवर्नमेंट ने सबसे पहल की है, जिसमें वो चैट जीपीटी वगैरह वो यूज़ कर रहे हैं।
एंड लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आजकल जिस पे सबसे ज़्यादा लड़ाई होती है एग्रीकल्चर में, वो ब्लॉकचेन के थ्रू यूनिक लैंड आइडेंटिफिकेशन पार्सल, ये एक गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। आप थोड़ा ऐसे भी इसको कर सकते हैं कि पब्लिक सेक्टर में क्या हुआ है, प्राइवेट सेक्टर में क्या हुआ है। फेसबुक ने जैसे ई चौपाल एक लॉन्च किया है विद इन कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, सो इस तरीके से आप थोड़ा मॉडिफाइड क्रॉप, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में हम यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट में एक कोई भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कमेटी, ठीक है। तो ये आपने देखा कि इस क्वेश्चन में 8 पॉइंट्स हैं, लेकिन आठों पॉइंट किसी ना किसी गवर्नमेंट स्कीम से सब्सटैंशिएटेड है। सो आई थिंक ये एक चीज़ जो मैंने इस साल की है, आई थिंक ये बहुत बेनिफिशियल है। तो आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए। जनरली आपके जो सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं उस पे आप जनरली याद कर लीजिए, व्हाट गवर्नमेंट स्कीम्स आर रनिंग, व्हाट गवर्नमेंट एप्स दे हैव लॉन्च। ये जनरली आप, ये मेरे उसी एक्सरसाइज से आए हैं। एग्रीकल्चर मैंने सर्च किया गूगल पे, व्हाट इज़ इन द न्यूज़ इन द लास्ट 1 ईयर्स, और वो मैंने ऐप्स उठा लिए हैं। आई थिंक जैसे भाषनी ऐप है, आई थिंक ये जस्ट एक दिन पहले ही आया था मेंस जब मैं लिख रहा था। तो आई थिंक, और हाँ, अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं और मेंस लिख रहे हैं तो आई थिंक डू नॉट स्टॉप रीडिंग न्यूज़पेपर। ये एक गलती मैंने आई थिंक लास्ट 2 अटेम्प्ट्स में करी थी कि न्यूज़पेपर कम्प्लीटली स्टॉप कर दिया था, और वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आई थिंक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, स्पेशली GS3, उन 3 महीने के करंट अफेयर से पूछा जाता है। दूसरा जो मैं आपको बताया था कि आपको सब हेडिंग्स लिखनी चाहिए, तो इस तरीके से आप वेरियस वेन डायग्राम्स, डायग्राम, फ्लो चार्ट्स वगैरह का आप यूज़ करके लिख सकते हैं। सो जैसे क्वेश्चन था कि देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट प्रेशर फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज टू ऑल्टर इट्स फूड सब्सिडी रिजीम, then India is trying to retain its policy support for the poor in the country. Discuss. So generally India का WTO में stance और different developed countries के stance के बारे में पूछा जा रहा है। तो आप इंट्रोडक्शन जनरली आप अपना 3-4 लाइन का लिख सकते हैं। उसके बाद आई थिंक एक कंटेक्स्ट देना चाहिए हमें। तो हम जनरली क्या करते हैं कि यहीं से क्वेश्चन शुरू कर देते हैं, या तो आपके इंट्रोडक्शन में ही कंटेक्स्ट आ जाए, या अगर इंट्रोडक्शन कंटेक्चुअल नहीं है तो एक कंटेक्स्ट प्रोवाइड कर सकते हैं हम यहाँ पे। जैसे इसमें प्रेशर के बारे में बात की है, तो व्हाट इज़ द प्रेशर फ्रॉम द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डी मिनिमिस है, MSP इन एम्बर बॉक्स है ना, पीस क्लॉज। तो ये सब डिबेटेबल इश्यूज हैं। फिर इस क्वेश्चन को हमें ऐसे डिवाइड कर लेना चाहिए, व्हाट इज़ द मेरिट इन रिटेनिंग द पॉलिसी सपोर्ट। तो इसमें बेसिकली जो आपको सब बताते होंगे, इकोनॉमिक, व्हाट इज़ द फूड सिक्योरिटी बेनिफिट, व्हाट इज़ द सोशल बेनिफिट। तो इस तरीके से, एंड लास्ट में एक शांता कुमार कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी है आप उससे एंड कर सकते हो, या फिर एक सिंपल वे फॉरवर्ड लिख सकते हो। तो इसमें तो आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल 9 पॉइंट्स एक तरीके से आप लिख सकते हैं। तो अगर इमेजिन कि अगर एक एग्जामिनर इसमें 1 पॉइंट फॉर ईच हाफ मार्क भी दे रहा है, तो 4.5 5 मार्क्स आपको मिल रहे हैं। तो दैट इज़ अ रिस्पेक्टेबल स्कोर। आप 10 में अगर हाफ में आ रहे हैं तो 125 वगैरह पे आप लैंड करेंगे। बट जो ये वाली एक्सरसाइज है, आई थिंक ये सबसे ज़्यादा आपको बेनिफिशियल होगी। सो प्लीज़ डू इट। अभी नहीं, जब आपका मतलब मेंस करीब आएगा उससे आप 2-3 महीने पहले ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है, व्हाट शुड वी डू, राइट इन पॉइंट्स और राइट इन पैराग्राफ्स। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और ओपिनियन भी मेरा यही है कि आपको पॉइंट्स में लिखना चाहिए। ठीक है, अगर आप ये कॉपी अगर आपके सामने आती है तो आप जनरली एज अ ह्यूमन बीइंग इसको ज़्यादा नंबर दोगे। अनले और एक और कॉपी आपके सामने आती है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है, तो जितना आप एग्जामिनर का एफर्ट मिनिमाइज करा सकते हैं तो उतना ज़्यादा बेटर है मेरे ओपिनियन में। सो उसमें आई थिंक ये अगर आप इसको कोई चेक करेगा तो आई थिंक विद इन 1 मिनट भी नहीं लगेगा पूरे आंसर को रीड करके चेक करने में। सो यही है कि आपको बुलेट पॉइंट्स में लिखना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि आपको क्या डायग्राम्स वगैरह बनाने चाहिए, तो इन माय ओपिनियन बिल्कुल बनाने चाहिए। जहाँ भी आपको ज़रूरत पड़े कि डायग्राम्स आपको बनाने चाहिए तो वहाँ बनाएं। बट एक चीज़ मैं बोलूँगा कि डायग्राम वही बनाएं जो आप रूम से प्रैक्टिस करके जा रहे हैं। पेपर में कुछ नया इनोवेट मत करिए कि आपको जो आता है वही करें। तो मैंने क्या किया था कि एक कॉपी डिफरेंट बना ली थी डायग्राम्स और मैप्स के लिए।
तो उसमें मेरे मेंस के सारे डायग्राम्स और ज्योग्राफी, हिस्ट्री और GS3 में जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट वाला पार्ट है उसके डायग्राम्स, तो सारे डायग्राम्स मेरे एक कॉपी में थे और सारे मैप्स भी उसी कॉपी में थे। तो वो रिवीजन के लिए बहुत ईजी रहता है कि आप है ना सिर्फ उसको सिर्फ रिवाइज कर सकते हो। तो डेफिनेटली मेरे ओपिनियन में भी कि डायग्राम्स अगर आप बनाओगे तो थोड़े ज़्यादा मार्क्स मिलते ही हैं। तो जैसे मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। ओके, तो जैसे क्वेश्चन था, आई थिंक अभ्यास में ही था वो, कि द वाटर कंटेमिनेशन इज बिकमिंग एन इंक्रीजिंग प्रॉब्लम इन इंडिया। तो इसमें हम लोग, मैंने एक डायग्राम बनाया था, तो मैंने उसमें एक इंडिया का मैप दिखाया था और मैंने दिखाया था कि कौन कौन से एरियाज में वाटर कंटेमिनेशन हो रहा है। तो राजस्थान में सलीन इंकर्जन है, ठीक है, बंगाल में फ्लोराइड कंटेमिनेशन है, गैंजेटिक रीजन में आर्सेनिक कंटेमिनेशन है। तो इस तरीके से आप है ना इनोवेट कर सकते हो, लेकिन वो इनोवेशन मतलब करेक्ट होनी चाहिए। सो GS1 जनरल स्टडीज़ 1, तो मैंने इसमें आपको बता दिया है कि जिस तरीके का पैटर्न है, इस बार दो ही टाइप के लोगों ने बहुत अच्छा स्कोर किया है, जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल है और जिनका सोशोलॉजी ऑप्शनल है। तो ये एक्सरसाइज आप प्लीज़ करिए, किसी भी अपने सोशोलॉजी ऑप्शनल वाले फ्रेंड से कांटेक्ट करिए। सोशोलॉजी ऑप्शनल में आप बहुत सारे कास्ट, ट्राइब्स वगैरह के एग्जांपल्स आप लर्न करेंगे, तो उनको लर्न करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगला क्वेश्चन क्या है वो आप नहीं बता सकते हो। अगर आप सोशोलॉजी का पेपर भी देखेंगे तो आपको जनरल स्टडीज़ का पेपर ही लगेगा, बिल्कुल एकदम सेम टू सेम। ठीक है, जैसे इस साल सोशोलॉजी में क्वेश्चन था दैट रिलीजियस प्लूरलिज्म हैज़ बीन इंक्रीजिंग इन द कंट्री, सो व्हाट आर द इश्यूज एसोसिएटेड विद इट। अभी एक जनरल स्टडीज़ में अगले साल आ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें आपको लर्न करना चाहिए रिलीजियस प्लूरलिज्म इंडिया में कैसे हो रहा है। ठीक है, थोड़े एग्जाम्पल्स याद करिए, है ना। इज थोड़ी स्टडीज़ हैं कि इज़ द नंबर ऑफ द पीपल हु आर गोइंग टू द टेम्पल्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, और वेरियस सर्वेज हैं कि मैरिज किस बेसिस पे हो रही है। आई थिंक इंडियन एक्सप्रेस में लास्ट ईयर एक रिपोर्ट आई थी, मैरिज, हाउ मैरिज हैपन्स इन इंडिया। उसमें दिखाया है कि मतलब कोर्ट बेस्ड मैरिजेस आर इंक्रीजिंग, बट इन्फ्लुएंस अभी भी है, डिफरेंट रीजन्स में मैरिजेस कैसे हो रही है, तो रिलीजन का इन्फ्लुएंस है। प्लस आप थोड़े एग्जाम्पल्स ऐसे याद कर सकते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट कल्ट्स इन इंडिया, सेक्ट्स क्या क्या हैं, उनके इम्पैक्ट क्या क्या हैं। तो इस बेसिस पे हम लोग और तैयार कर सकते हैं। GS2 का मैंने आपको जनरली बता दिया है कि हर टॉपिक पे आप सिर्फ लक्ष्मीकांत ही ना पढ़ें, और भी वेरियस कमिटीज़ वगैरह उनकी सबकी रिकमेंडेशन लिखें। इन माय ओपिनियन जो विजन का वैल्यू एडेड मटेरियल है, अगर आपका कोई टॉपिक बच जाता है, जैसे GS2 में बहुत टॉपिक बच जाते हैं, सोशल जस्टिस हो गया, GS3 में तो बहुत सारे बच जाते हैं, लैंड रिफॉर्म्स, ये जनरली कहीं नहीं मिलता, सिक्योरिटी वगैरह का जो टॉपिक है, तो आप वो विजन वैल्यू एडेड मटेरियल से कर सकते हैं। एक चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो GS3 वाला पार्ट है, उसमें जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि नंबर क्यों नहीं आ रहे हैं। जी जनरल स्टडीज़ 3 का टॉपिक भले ही उसमें जनरल है लिखा है, बट आई थिंक वो थोड़ा ज़्यादा स्पेसिफिक लिखना चाहिए हमें। जैसे स्पेसिफिकली जो साइंस एंड टेक वाले क्वेश्चंस हो गए हैं, जो इकोनॉमी वाले क्वेश्चंस हो गए हैं। तो इकोनॉमी में क्या होता था कि मैं बहुत टेक्निकल टर्म्स आपको मेंशन करने पड़ेंगे इसमें। तो टेक्निकल टर्म्स जैसे आप अगर अनएम्प्लॉयमेंट पे क्वेश्चन आया है, तो आप फिलिप्स कर्व के बारे में बात करिए कि फिलिप्स कर्व क्या कहता है, कि अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन कैसे रिलेटेड है, रैदर देन बीइंग बहुत जनरल ना लिख के उसको, तो उस चीज़ में बात करिए आप। डेटा आपका बहुत गवर्नमेंट सोर्स होना चाहिए उसमें, जैसे पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे में सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा नहीं है, और बहुत सारा डेटा है उसमें, आप उसको पढ़ना चाहिए। NFHS बहुत इंपॉर्टेंट है, आई थिंक एक बहुत अच्छा डेटा सोर्स है, तो NFHS 5 अगर आप पूरा पढ़ सकें तो उससे आप नोट्स बना सकते हैं। प्लस जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है जनरल स्टडीज़ GS3 इकोनॉमी के लिए, वो है आपके 5 साल के इकोनॉमिक सर्वे। पूरा नहीं पढ़ना है 5 साल के इकोनॉमिक सर्वे को, आपको वन लाइन समरी कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी, आपको सिर्फ वन लाइन समरी उसमें से निकालना है। तो वन लाइन समरी में जनरली यही रहेगा कि इकोनॉमिक सर्वे अनएम्प्लॉयमेंट पे क्या बोल रहा है उस साल में। ठीक है, जैसे 2019 इकोनॉमिक सर्वे ने बिटकॉइन पे भी कुछ बोला था, ब्लॉकचेन पे भी कुछ बोला था,
तो वो चीज़ सिर्फ हमें निकालनी है वहाँ से। तो वो वैल्यूएबल पॉइंट्स जो मैंने वैल्यू एडिशन के लिए बोला है ना, आप वहाँ से भी रेफरेंस ले सकते हैं। सो एनएफएचएस, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे, तो ये जो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं ये जीएस3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस जो साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस आते हैं जिस तरीके के, तो साइंस एंड टेक कभी भी आई थिंक जनरल नहीं हो सकता है, तो उसमें आपको बहुत स्पेसिफिक लिखना पड़ेगा। तो जैसे आई स्टिल रिमेंबर कि एक विजन के अभ्यास में एक क्वेश्चन था कि न्यूक्लियर फ्यूजन का जो वो है अभी हमने कंटेन कर लिया है उसको, और नेट गेन हमने अचीव कर लिया है न्यूक्लियर फ्यूजन में। तो हाउ इज़ दिस टेक्नोलॉजी डिफरेंट फ्रॉम द न्यूक्लियर फिजन। तो रैदर देन राइटिंग द जनरल आंसर, आप थोड़े स्टैटिस्टिक्स याद करें कि पहले तो उसमें डिफाइन करना चाहिए व्हाट इज नेट गेन इन न्यूक्लियर फ्यूजन। तो नेट गेन कब होता है, जब पावर आउटपुट, ये पूरी साइंटिफिक आपको लैंग्वेज भी इसमें रखनी चाहिए, पावर आउटपुट इज ग्रेटर देन द पावर इनपुट, तो इसको हम नेट गेन बोलते हैं। दूसरा, आपको जैसे ये डिस्कस करना है हाउ इट इज़ मोर बेटर देन द न्यूक्लियर फिजन, तो आपको इसमें स्टैटिस्टिक्स यूज़ करने चाहिए मेरे ख्याल से। जैसे मैंने यूज़ किया था कि 1 kg ऑफ द न्यूक्लियर फ्यूजन विल प्रोड्यूस एन इक्विवेलेंट टू 1000 kg ऑफ द न्यूक्लियर फिजन, इस इतनी एनर्जी होती है। एनर्जी डेंसिटी, ये आपको याद करना चाहिए। प्लाज्मा डेंसिटी, तो ऐसे ऐसे अगर थोड़े टर्म्स अगर आप यूज़ करें हर क्वेश्चन में जीएस3 के, तो मेरे ख्याल से आपको थोड़े अच्छे नंबर मिल सकते हैं। हम जनरली क्या कर रहे हैं ना, बहुत ही उसको जनरलाइज्ड आंसर्स लिख रहे हैं उसमें। हम लोग लिख रहे हैं कि एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, अब उसके साथ सब्सटैंशिएशन कुछ नहीं है, क्या एनर्जी, कितनी एनर्जी, क्या प्रोड्यूस कर रहा है वो। तो ये बहुत है, वेस्ट बहुत कम प्रोड्यूस करता है। अगर एक पॉइंट ये हो सकता है वेस्ट बहुत कम प्रोड्यूस कर सकता है, आप लेकिन मेंशन कर सकते हो ये वाले वेस्ट हम बहुत कम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आई थिंक सब्सटैंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगला GS4, इस पेपर में मैंने सबसे ज़्यादा इम्प्रूव किया है। लास्ट ईयर मैंने बताया मेरे मार्क्स 98 थे, दिस टाइम आई हैड स्कोर्ड 132 मार्क्स इन GS4। और आई विल टेल यू वन थिंग, इसके लिए मैंने सबसे कम पढ़ा था, तो ये बहुत ज़्यादा रिवॉर्डिंग पेपर है। GS2 और GS4 स्पेसिफिकली जिस तरीके का ट्रेंड चल रहा है, आप बहुत मार्क्स इसमें खींच सकते हैं। इसमें आई थिंक मैंने सिर्फ एक बुक पढ़ी थी, जो कि मैंने आपको बता दिया, DK बालाजी, उससे समझ आ गया था। जनरल डेफिनेशंस अगर आपको क्लियर हैं और आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस को टैकल करना आता है, तो आई थिंक यू विल स्कोर वेरी गुड इन दिस। अब इसमें जैसे आप क्या क्या एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जैसे इसमें एक टॉपिक होता है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस जनरली आपको बहुत एग्जाम्पल मिल जाएंगे, बट एक दिन न्यूज़पेपर में से ही मैंने बहुत एग्जाम्पल्स निकाले हैं। इसमें एड शेरीन का एग्जाम्पल निकाला था, द फेमस सिंगर। तो उन्होंने क्या बताया था अपने एक इंटरव्यू में कि ही इज़ नॉट यूजिंग फ़ोन फॉर द लास्ट 7 ईयर्स, बिकॉज फ़ोन से क्या होता है कि उनको डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, स्ट्रेस लेवल उनका बहुत ज़्यादा होता है। ही इज़ कॉन्टैक्टिंग एवरी वन थ्रू ईमेल्स। तो ये इस तरीके की अगर आप थोड़ा भी किसी के बारे में पढ़ते हैं तो आप वहाँ एग्जाम्पल नोट कर सकते हैं। दिस इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। आपको पता है कि आपके इमोशंस कहाँ डिस्टर्ब हो सकते हैं और आप उनको कंट्रोल भी कर रहे हैं, सो दैट इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। अब क्या होगा कि आप मेजॉरिटी ऑफ यू GS4 में जिस बुक से पढ़ रहे हैं, जिस कोचिंग मटेरियल से पढ़ रहे हैं, आप सिर्फ उसी के एग्जाम्पल्स वहाँ जाके एग्जाम में लिख के आ जाएंगे। अब वो क्या है कि एवरीवन इज राइटिंग द सेम थिंग, तो इसीलिए आई थिंक इसमें थोड़ा यूनिक कंटेंट होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसमें जो मेजर मिस्टेक जो लोग करते हैं, इसके 2 पार्ट हैं। पार्ट ए, सो इसमें मेजर मिस्टेक्स लोग क्या करते हैं, केस स्टडीज़ को बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं। सो केस स्टडीज़ आई थिंक सिर्फ 6 केस स्टडीज़ होती हैं 120 मार्क्स की, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए ये 130 मार्क्स का होता है। सो केस स्टडीज़ को लोग इतना टाइम देते हैं, आई हैव सीन पीपल के 1 आवर 50 मिनट्स तक केस स्टडीज़ ही कर रहे हैं। बहुत लोगों को मैंने देखा 2 आवर तक केस स्टडीज़ ही कर रहे हैं। सो ये सिर्फ 6 केस स्टडीज़ होती हैं। तो
मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है कि आपका जो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो मार्क्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है, जितना मार्क्स उसको अलॉट हुआ है। लेकिन केस स्टडीज़ में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, तो आई यूज टू गिव 1 hour 30 minutes ईच। तो इससे क्या होता है कि आपको एक तो इन वाले क्वेश्चंस हैं जो हमारे 13 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, इनकी क्वालिटी डाउन नहीं होती है। जनरली आप किसी की भी केस कॉपी उठा के देख लीजिए, 13 क्वेश्चंस की क्वालिटी आपको बहुत डाउन मिलेगी। आप उस सेम टॉपर की जीएस की कॉपी उठाइए, वो पूरा लिखता होगा 2 pages फुल फिल, लेकिन इसमें थोड़ा कम लिखते हैं हर कोई। तो आई थिंक द मेजर प्रॉब्लम यही है कि हमारा मैक्सिमम टाइम इस वाले सेक्शन पे जा रहा है। तो इस वाले सेक्शन को आई थिंक इक्वल टाइम देना चाहिए। सो इसीलिए हम सब और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पे आते हैं कि एग्ज़ाम में टाइम कैसे मैनेज करें। सो ये प्रॉब्लम सबके साथ होती है। यू विल नॉट बिलीव, जब मैंने पहला मॉक पेपर दिया था, GS1 का था वो, और जो आई थिंक विजन का ही था, और जो टाइम लगा था मेरे को वो पेपर देने में वो था 4 घंटे और कुछ 50 मिनट्स। सो स्टार्टिंग में हम इतना स्लो लिखते हैं। सो ये जो आप की जो इम्प्रूवमेंट आएगी टाइम की, ये थ्रू प्रैक्टिस ही आएगी, और लेकिन प्रैक्टिस के साथ साथ आपको कांस्टेंट मॉनिटरिंग भी करनी पड़ेगी। सो इनिशियली जैसे मैंने बताया आपको 4 घंटे 40 मिनट 50 मिनट, फिर वो धीरे धीरे 3 घंटे 30 मिनट, फिर 3 घंटे, ये आपका इम्प्रूव होगा। सो आप ये एक्सरसाइज आई थिंक पहले 5 टेस्ट में कर सकते हैं। जो आप पहले 5 टेस्ट देंगे, आप इसमें फुल अटेम्प्ट कर सकते हैं उन टेस्ट को, और देखते हैं कि आपका टाइमिंग इंप्रूव हो रहा है नहीं हो रहा है। लेकिन जब आप मेंस के टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आई थिंक आपको सिर्फ उतना अटेम्प्ट करना चाहिए जितना आप 3 hour में कर पा रहे हैं। क्योंकि 3 hour में अगर आप एक पेपर नहीं कर पा रहे हैं तो उसका मॉक देने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपके नंबर आ जाएंगे, आपको अच्छा लगेगा, लेकिन फिर उसका कुछ फ़ायदा नहीं है, वहाँ पे नंबर नहीं आएंगे। तो आप अगर देखें तो मेजॉरिटी ऑफ लोगों के पेपर छूटते हैं, खासकर GS4 बहुत लेंदी पेपर आता है, जो कि GS4 में क्योंकि 6 केस स्टडीज़ और 13 सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो उसीलिए जनरली पेपर छूटता है। 2021 में मेरा GS1 का पेपर छूटा था, 2 क्वेश्चन छूटे थे। फिर मैंने बाद में बाकी पेपर्स तो नहीं छूटे, लेकिन 2023 अटेम्प्ट में मेरा हर पेपर 5 मिनट पहले कंप्लीट हो गया है। उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो मैंने अडॉप्ट की है। इसके एक तो आपके पास जब भी आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपके पास एक वॉच होनी चाहिए, ठीक है। इनिशियली आप क्या कर सकते हैं कि आप जैसे क्वेश्चंस लिख रहे हो, तो 10 मार्क के क्वेश्चन में आपको देखना चाहिए कि आपको 7 मिनट से ज़्यादा टाइम कभी नहीं लगना चाहिए लिखने में, और 15 मार्क्स के क्वेश्चन में हमें 10 मिनट से ज़्यादा कभी टाइम नहीं लिखना चाहिए। या तो आप इसको हर क्वेश्चन बाय क्वेश्चन मॉनिटर कर सकते हैं, तो लेकिन मैं क्या करता था, इसको हर 5 क्वेश्चंस पे मॉनिटर करता था। तो जैसे 5 क्वेश्चंस ऑफ 10 मार्कर, 35 मिनट्स, तो मैं इस टाइम पे हमेशा मॉनिटर करता था। जब पेपर स्टार्ट में अगर 35 मिनट्स अगर बीत चुके हैं, तो मेरे 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाने चाहिए। तो इस हिसाब से अगर आप देखो तो 10 क्वेश्चंस ऑफ 10 मार्कर, 1 hour 10 मिनट्स। तो ये एक्चुअली सही भी है। अगर आप सिर्फ 10 मार्क का 10 क्वेश्चन, यानी आप 100 मार्क का पेपर, ठीक है, जो कि हाफ भी नहीं है, वो आप 1 hour 10 मिनट्स में आपको कंप्लीट करना ही करना पड़ेगा। अगर ये 1 hour 30 मिनट्स तक चला गया तो 150 नंबर आप नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है वो 15 मार्क्स के क्वेश्चन 1.5 घंटे में कंप्लीट कर पाना। सिमिलरली मेरा एक टाइमर था 15 मार्क के क्वेश्चन में, 15 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस। इसमें मैंने टाइमर ऐसे रखा था कि जब 1 घंटा पेपर का बीत जाए तो मैं 6th क्वेश्चन करना होना जरूरी था वहाँ पे। तो 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके होने चाहिए, और 6th क्वेश्चन आप कर रहे होने चाहिए जब 1 घंटा पेपर का बीत जाए, ठीक है। तो इनिशियली मैं आपको ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, ये मैं बताता हूँ। इनिशियली मैंने 10 मार्कर फर्स्ट अटेम्प्ट करने शुरू किए थे, वो स्ट्रैटेजी मेरी काम नहीं करी है, तो आई थिंक फिर आई हैव शिफ्टेड टू 15 मार्कर। तो स्टार्टिंग में आई यूज टू अटेम्प्ट 15 मार्कर फुल। सो 15 मार्कर फुल के लिए मेरा जो टाइम अलॉटेड था वो था 1 hour 30 minutes।
और इसके हिसाब से अगर आप हाफ पे काउंट करें तो 5 क्वेश्चंस में आपको 1 घंटे से कम लगना चाहिए टाइम, ठीक है। और आप कैलकुलेट करें तो इसके बाद सिर्फ 1 आवर 10 मिनट्स बचते हैं, जो कि सफिशियंट है 7 मिनट्स पर क्वेश्चन के हिसाब से 10 मार्कर करने के लिए। तो आप एक काम कर सकते हैं, पहले तो जब बहुत आप एक क्वेश्चन अगर हम अटेम्प्ट करेंगे तो आपको 10 मिनट 15 मिनट अभी लगेगा, तो आप बाय क्वेश्चन टू क्वेश्चन आप टाइम चेक कर सकते हो। लेकिन जब आप फुल फ्लेजेड पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमारा बाय क्वेश्चन टू क्वेश्चन जाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप 15 मार्क्स से शुरू करिए, आप 1 घंटे का टाइमर लगाइए, 1 घंटे पे देखिए आप 16th क्वेश्चन कर रहे हो तो वो सही जा रहा है। 1 घंटा 40 मिनट पे ख़त्म हो जाना चाहिए। 1 घंटा 40 मिनट पे भी 10 मिनट का थोड़ा यहाँ पे एक्स्ट्रा वो है, क्योंकि 10 ये हमेशा ओवरशूट करेगा, ठीक है। 1 घंटा 50 मिनट से तो उसको ज़्यादा करना ही नहीं है कभी। सो ये 15 नंबर के क्वेश्चंस क्यों इंपॉर्टेंट हैं? क्योंकि 15 नंबर के क्वेश्चन में बहुत एक्सर्शन होता है लिखने में। हर क्वेश्चन में 3-3 पेज आपको लिखना है, तो टोटल आपको 30 पेज लिखने हैं इसमें। तो इनिशियली जब आप पेपर शुरू कर रहे हैं, आई थिंक यू टेंड टू बी मोर क्रिएटिव उस फेज में। आपको ज़्यादा पॉइंट्स आते हैं, आपका दिमाग थोड़ा थका हुआ नहीं होता है, तो उस केस में आप 15 मार्क्स के क्वेश्चन ज़्यादा लिख सकते हैं मेरे अकॉर्डिंगली। और 10 मार्क्स के क्वेश्चन में जनरली बहुत शॉर्ट में पूछा जाता है, तो अगर उसमें आपका कंटेंट भी कम पड़ रहा है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पेपर, तब भी आप कर सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट टाइम मैनेजमेंट। अब आता है कि जनरली अगर हम इस साल का आपने मेंस का पेपर देखा होगा तो बहुत अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस थे। स्पेसिफिकली अगर हम GS1 में देखें, GS1 में एक क्वेश्चन आया था पुरवैया मानसून पे, किसी को नहीं पता था क्या लिखना है उसमें, ठीक है। हाउ हैज़ द पुरवैया मानसून इन्फ्लुएंस द कल्चर एंड द कल्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन। और इसके अलावा जॉर्ड वाला क्वेश्चन आया था, आई थिंक 50% लोगों को नहीं पता था क्या होता है। उसके अलावा एक रेलवेज वाला क्वेश्चन आया था, हाउ हैज़ द रेलवे इन्फ्लुएंस्ड द कल्चर एंड द जोग्राफी ऑफ द डिफरेंट रीजन्स अराउंड द वर्ल्ड, ब्रिटिश रेलवेज उसका कॉन्टेक्स्ट था। तो लीविंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चन अगर आप लीव कर रहे हो तो आप शॉर्ट मान लो कि आपके 10 के 10 नंबर तो जा ही रहे हैं। अगर आप एटलीस्ट उसमें कुछ लिख रहे हो तो 1 तो मिलेगा, 1.5 मिलेगा, और 1 या 1.5 आई थिंक आपको बहुत आगे ले जा सकता है, आपको क्वालिफाई करा सकता है, आपको फिर लिस्ट से भी बाहर निकाल सकता है, वो आपकी सर्विस भी डिसाइड कर सकता है। तो 1 और 1.5 मार्क को हमें छोड़ना नहीं है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करा जाए, इसमें हम लोगों को क्या याद कर लेना चाहिए कि हमें कीवर्ड्स याद कर लेने चाहिए। कीवर्ड्स कहाँ से? सिलेबस से। जैसे सिलेबस ऑफ GS1 क्या बताता है कि एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है, विमेन इश्यूज, ज्योग्राफी, है ना, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स वगैरह, ठीक है। तो आप उनको पकड़ के पूरा आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। जनरली क्या होगा, जैसे पुरवैया मानसून पे कुछ नहीं आता है हमें, तो लेकिन आप थोड़ा कुछ विमेन के बारे में लिख दीजिए, हाउ इट हैज़ इम्पैक्टेड द लाइफ ऑफ द विमेन, ठीक है। ज्योग्राफी को कैसे इम्पैक्ट किया है उसने, ठीक है, उस रीजन की ज्योग्राफी कैसे इम्पैक्ट करी है। ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर वाला पार्ट आता है, ठीक है, कि लोग जब पुरवैया मानसून के अकॉर्डिंग ही सो करते हैं वहाँ पे सीड्स वगैरह, ठीक है। एक आता है कल्चर, GS1 में कल्चर कैसे इम्पैक्ट किया है, कल्चर वेरियस फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं वहाँ पे उस मानसून की वजह से ही ना। इसमें हम सब्सटैंशिएशन तो नहीं कर सकते क्योंकि पता ही नहीं है हमें कुछ क्या करना है, लेकिन एटलीस्ट आप ये आंसर लिख देंगे तो थोड़ा बहुत आपको मार्क्स वहाँ पे मिल जाएंगे। सो मेरी एडवाइस यही है कि कोई भी क्वेश्चन को बिल्कुल मतलब छोड़े ना, एटलीस्ट उसमें कुछ लिख के आए, क्योंकि अनप्रिडिक्टेबलनेस तो रहेगी हमेशा इस एग्जाम में। तो हमें क्या डिसाइड करना है कि उस अनप्रिडिक्टेबलनेस को हम कैसे टैकल कर सकें। सो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एस्से। एस्से में कैसे स्कोर किया जाए। ये एक ऐसा चीज़ है, आई थिंक मुझे हमेशा से लगता था आई एम नॉट वेरी गुड एट एस्से राइटिंग, बिकॉज इसमें आपको बहुत ही आपकी वोकेबलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, सेंटेंस फॉर्मेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, एक फ्लो होना चाहिए। और यही चीज़ मैंने मतलब अपनी थ्रू आउट द लाइफ कभी एक्सपीरियंस नहीं करी है। बहुत हेट भी करता था मैं ह्यूमैनिटीज़ वगैरह, इंग्लिश, ठीक है। आई एम वेरी प्रो साइंस फ्रॉम माई स्कूल ऑनवर्ड्स। तो ये चीज़ मैंने थोड़ा सीखा कि कैसे होता है, और आई थिंक मेरी खुद की मिस्टेक से ही सीखा मैंने। ऐसे में स्ट्रैटेजी है,
हम जनरली सोच के जाते हैं कि सिलेबस जीएस का आता है, जीएस का पूरा वो ही जाके लिख देंगे, लेकिन इसमें आई थिंक आपको पूरा फ्लो कैसे मेंटेन कर रहा है वो स्ट्रैटेजी है। इसके लिए मैंने क्या रेफर किया है, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है, सो ये डीके बालाजी हैं, इनके आई थिंक आपको लेक्चर्स ऑनलाइन मिल जाएंगे। ज़्यादा लेक्चर नहीं होते हैं, ये क्या करते हैं कि आधा घंटे का कंटेंट है इनका, तो एक कोई भी एस्से का टॉपिक है उसको ये एक्सप्लेन करते हैं आप किन किन डायमेंशंस पे इसमें एस्से लिख सकते हैं, ठीक है। तो उस डायमेंशंस को अगर वो एक्सप्लेन करते हैं तो आप उस डायमेंशन में सोच सकते हैं। जनरली अगर आप देखोगे तो एस्से क्या होता है, जनरली एस्से का कोई भी टॉपिक उठा लीजिए, उसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं, दो कोई भी फिनोमेनन होंगे, ऑब्जेक्ट होंगे, उन दो के बीच की रिलेशनशिप के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। अगर एस्से एक पॉजिटिव टोन में है, जैसे समथिंग इज बेनिफिशियल फॉर ऑब्जेक्ट वन इज बेनिफिशियल फॉर ऑब्जेक्ट टू, इस तरीके का एक एस्से आया है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, उस एस्से को ट्रू मान के पूरा एस्से लिख देते हैं कि इट इज़ ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर दिस। बट ऐसे में एक चीज़ और इनहेरेंट है, थोड़ा सॉर्ट ऑफ डिस्कशन टाइप है पूरा, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा इसको ट्रू ही मानना है, एक बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपको स्टेटमेंट ट्रू को मानना है, बट टूवर्ड्स द एंड ऑफ योर सब्जेक्ट आप एक काउंटर स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं इसमें कि दिस थिंग इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू, ये चीज़ें हैं और इसमें एग्जाम्पल से हम जस्टिफाई कर सकते हैं। सो जो नॉर्मल चीज़ है एक ऐसे लिखने की, इंट्रोडक्शन, थीसिस वगैरह आपको कैसे बनाने हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन आई थिंक आप कोई बुक से मत उठाना, प्लीज़ अपना खुद के इंट्रोडक्शंस बनाइए, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ दी जो ब्रॉड टॉपिक्स हैं आप उस पर इंट्रोडक्शन बना सकते हैं, एजुकेशन पे बना सकते हैं, और किसी भी चीज़ में आपको इंटरेस्ट हो आप उसका इंट्रोडक्शन बना सकते हैं। अगर गेमिंग में आपको इंटरेस्ट है तो आप वहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। मुझे स्पेस वगैरह में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मैंने चंद्रयान वगैरह पे बहुत इंट्रोडक्शन बनाए थे। अगर जैसे एक विमेन का भी ऐसे आया था, तो आई हैव टॉक्ड अबाउट इन इंट्रोडक्शन द विमेन हु आर रिलेटेड टू द लॉन्च ऑफ चंद्रयान 2, ठीक है। मूवीज़ का मुझे बहुत इंटरेस्ट है, तो साइंस पे कोई भी अगर आता था तो मैं ओपनहाइमर का इंट्रोडक्शन लिखता था, ठीक है। तो मूवीज से आप बना सकते हैं, इससे बना सकते हैं, तो कोई भी आपने बचपन में स्टोरी पढ़ी हो तो उससे बना सकते हैं, बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज ये आपका होना चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था इस साल के पेपर में कि दी गर्ल्स आर बाउ डाउन बाय रिस्ट्रिक्शंस एंड बॉयज बाय द रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो ये एक टॉपिक था। तो उसमें मैंने इंट्रोडक्शन, आप एक स्टोरी वहाँ भी बना सकते हैं, तो मैंने उसमें ऐसे इंट्रोडक्शन बनाया था दैट देयर इज़ अ विमेन हु इज़ जस्ट गॉट मैरिड टू अ पर्सन हु इज़ नॉट वर्किंग, ठीक है। ही इज़ अनएम्प्लॉयड बट द विमेन इज़ वेरी एजुकेटेड, तो अब एजुकेशन है उसके पास लेकिन सोसाइटल नॉर्म से उसको काम नहीं करने दिया जा रहा है, और जो लड़का है उसके पास एजुकेशन नहीं है लेकिन उसके पास इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई हेल्प करने के लिए नहीं है उसके पास, तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर आ जाती है। तो इस तरीके से आप ना वहाँ पे भी बना सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन जितना ज़्यादा इफेक्टिव होगा, इसमें आप कोट्स कुछ भी आप इसमें डाल सकते हैं, ये पूरा ओपन एंडेड है, तो जितना ज़्यादा इफेक्टिव होगा उतना ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा एक एग्जामिनर को आपका पूरा इससे पढ़ने में, बिकॉज आंसर्स तो ठीक है वो 2 पेज में ख़त्म हो जाते हैं। अगर इसमें इंटरेस्ट नहीं आया तो आई थिंक आप फिर मार्क्स लोगों के देख ही रहे हैं, इस बार भी बहुत बुरे बुरे मार्क्स आए हैं 2 साल से। तो आई हैव सीन पीपल जिनके 130, 120, 20, 21 अटेम्प्ट में आए हैं, और वो अब 90, 95, 80s ऐसे मार्क्स ला रहे हैं ऐसे में। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि आपको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए जनरली। ऐसे में जो दूसरी चीज़ हमेशा लिखनी चाहिए वो है वो थीसिस। आई थिंक ये हमेशा लिखना चाहिए, लोग बोलते हैं ऑप्शनल है, बट इन माय ओपिनियन आपको लिखना चाहिए, क्योंकि आप एक प्रीफेस दे रहे हो कि आप इस एस्से में क्या क्या डिस्कस करने वाले हो, तो थीसिस हो गया है। फ्रॉम माय एक्सपीरियंस एक चीज़ एस्से में जो मेरे लिए काम करी है इज़ अगेन कि एस्से को आपको डिफरेंट सब पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। आप इसमें पैराग्राफ्स 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 लिखते जाते हैं, और हम मतलब एक जनरल पर्सन कैन नॉट मेक आउट कि आप इसमें किस बारे में लिख रहे हैं, किस सब टॉपिक पे लिख रहे हैं। तो अगेन आपको हर एक एस्से को सब हेडिंग्स में डिवाइड करना चाहिए।
सो एक सब हेडिंग्स के लिए आप 2 पेज लिख सकते हैं, 3 पेज लिख सकते हैं, फिर एक सब हेडिंग में आप हमें डिवाइड करना चाहिए। ये मैंने किया है इन 2021 अटेम्प्ट। मैंने सब हेडिंग्स में डिवाइड किया था, आई हैड गॉट गुड मार्क्स। 2022 अटेम्प्ट में मैंने नहीं किया था तो उसमें मेरे मार्क्स डिक्रीज हुए, और इस बार दोबारा मैंने किया तो दोबारा मार्क्स इंक्रीज हुए। तो ये थोड़ा ट्राइड एंड टेस्टेड है। एक एग्जाम्पल एस्से के लिए, कि ये एक ऐसे है, अभ्यास का ही है विजन का। कीप योर फेस टू द सनशाइन एंड यू कैन नॉट सी द शैडो। तो इसमें भी आप देख सकते हो कि आई हैव स्टार्टेड विद अ मूवी, एंजेलिना जोली की एक मूवी थी। आपको थोड़ा पर्सनल लाइफ के बारे में एंजेलिना जोली की है, दैट शी वॉज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन बट शी फाउंड अ वे आउट ऑफ दैट डिप्रेशन थ्रू कम्युनिटी हेल्प और सोसाइटी की हेल्प करके। तो वो शी बिकेम एसोसिएटेड विद यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन मिशन ऑन रेफ्यूजीज़। इस तरीके से आप बहुत यूनिक इंट्रोडक्शन आप ले सकते हो। तो ये इंट्रोडक्शन आई डोंट थिंक किसी और ने लिया होगा। ये क्योंकि मैंने खुद से बनाया हुआ है। अगेन अ थीसिस, ठीक है। इस चीज़ में आपको 2 चीज़ों के बारे में बात की गई है जो मैंने बताया था, ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2। इसमें क्या है, सनशाइन और शैडो, ये मेटाफोरिकल टर्म्स हैं, अभी किस चीज़ को भी दिखा सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप के बारे में हमें बात करनी है। आपकी हेडिंग्स ऐसी होनी चाहिए कि फर्स्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सनशाइन एंड शैडो। तो यहाँ पे जो मेटाफोरिकली यूज़ हुआ है, तो आपके व्हाट इज़ द डिफरेंस, आप क्या क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं इस चीज़ से, ठीक है। ये जैसे अगेन मेरी सोशोलॉजी में आता है, बाइनरी ऑपोजिट क्या होते हैं, 2 चीज़ें जो आपस में एकदम ऑपोजिट हैं, ठीक है। सनशाइन एंड शैडो बोथ आर वेरी ऑपोजिट टू ईच अदर। फिर आप इसको क्या इंटरप्रेट कर सकते हो, सनशाइन एंड शैडो को, गुड वर्सेस बैड, ठीक है। इसको हम डायलेमा के फॉर्म में इंटरप्रेट कर सकते हैं। वेरियस आप इसमें एग्जाम्पल्स दे सकते हैं फिर, ठीक है। इतना हमने डिस्कस करा, ये बहुत शॉर्ट होना चाहिए ऑब्जेक्ट्स के बारे में जो डिस्कशन हम कर रहे हैं, 2 ऑब्जेक्ट्स के बारे में। अब अब क्वेश्चन में इनहेरेंट है कि वो बोल रहा है कि दैट यू शुड ऑलवेज फेस सनशाइन। तो आपकी हेडिंग्स इस तरीके से हो सकती है, वाई यू नीड टू फेस सनशाइन ऑलवेज। तो आप उसके कंटेंट लिख सकते हो, ठीक है। दूसरा ये हमेशा बोल रहा है कि द शैडो, ये एक्चुअली थोड़ा एंड पार्ट है। तो मैंने जो बताया था आपको, एक काउंटर नैरेटिव भी देना चाहिए इसका, ठीक है, कि क्या शैडो या एक नेगेटिव चीज़ें हमेशा बैड होती हैं हमारे लिए, यही क्वेश्चन, यही ऐसे बोलने की कोशिश कर रहा है। तो आप थोड़ा एक काउंटर नैरेटिव भी दे सकते हो कि जरूरी नहीं है कि मतलब हमेशा शैडो इज़ वेरी बैड। तो इसमें भी आप देखोगे हॉलीवुड एक्टर्स के मैंने बहुत एग्जाम्पल दिए, क्रिस्टन स्टुअर्ट, मोहम्मद अली, है ना। ओके, अब एस्से तो हम लिख दिया है, लेकिन उसकी जो प्रिपरेशन करनी है, आई थिंक वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है एस्से की प्रिपरेशन। तो जनरली आपको अपना टाइम ऐसे डिवोट करना चाहिए कि ये जो पार्ट है इसको आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा टाइम डिवोट करना चाहिए। मैंने एस्पिरेंट्स को देखा है कि सिर्फ 10 मिनट इस पार्ट में लगाते हैं, और बाकी के 1.5 में से आप जितना टाइम बचा है उसमें हम ऐसे लिखते हैं। आई थिंक यू शुड गिव अ गुड 15 to 25 मिनट्स टू दिस, क्योंकि आप जितना टाइम और जितना एफर्ट इसमें लगा देंगे उतना इजीली आप अपना ऐसे लिख पाएंगे, ठीक है। इसमें आप थीसिस में जैसे हम पूरे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि आप किस किस क्वेश्चंस पे आप डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। फिर आप सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिख सकते हैं कि किस किस एग्जाम्पल्स को हम इसमें ऐड करने वाले हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर, मोहम्मद अली, थॉमस एल्वा एडिसन, ठीक है। आप क्या क्या सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने वाले हैं इसमें। ये भी आई थिंक वन ऑफ द टॉपर्स ने मेरे को बताया था। अर्लियर आई यूज टू राइट कि मैं सिर्फ इसको 10 मिनट देता था, 5-5 मिनट पर इससे ये फ्रेमवर्क बनाने में। बट अगर आप ये फ्रेमवर्क अगर आप पहले से बना लेंगे तो आई थिंक ऐसे लिखने में बहुत कम आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, और आई थिंक इम्प्रूव भी बहुत ज़्यादा होगा। जो मैंने बोला था कि आपको कंटिन्यूस असेसमेंट करना पड़ेगा, तो ये एक डैशबोर्ड है, ये आपको परफॉर्मेंस असेसमेंट जो विजन का आता है उसमें आपको दिखा देगा कि आप 1000 एवरेज से कितना ऊपर है, 99.86 आप कितना ऊपर है 1000 एवरेज से, और टॉपर के कितने नंबर है।
तो इससे आपको जो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट है वो करने में बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, सो एस्से पार्ट इज ओवर। सोशोलॉजी ऑप्शनल। So, for a non-science background student, na, for that I think you could refer to, you should revise your NCRTs first. NCRT specifically class 8th, 9th, and class 10th, because non-science students have also studied till class 10th. So 8th, 9th, 10th is very must. Specifically in 9th class, you would find the bio section. The bio section is very much important. सो उसमें जो सेल्स का आता है, द मेकिंग अप ऑफ सेल्स वगैरह, वो सब आप पढ़ सकते हो। उसके अलावा 12th क्लास की बायो आपको 2-3 चैप्टर पढ़ने चाहिए, जिसमें जीन एडिटिंग, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी के बारे में डिस्कस किया है। सो आई थिंक दैट इज़ चैप्टर 12, 14 एंड 15 शायद। तो आपको एनसीईआरटी से शुरू करना चाहिए। दूसरा, आपको आई थिंक जो टेक्नोलॉजीज़ वगैरह जो नहीं आ रही हैं अभी, उसके लिए आपको थोड़ा ना यूट्यूब वीडियोस देखने चाहिए, जिसमें आपको बहुत डिटेल से आपको एक्सप्लेन किया होगा। तो वो अगर आप देखें तो ठीक है। उसके अलावा अगर और भी आपको थोड़ा डेप्थ में जाना है, आई थिंक PMFIS के नोट्स आते हैं NCERT के, तो आपको साइंस एंड टेक के नोट्स वहाँ से मिल जाएंगे, तो आप यू कैन रेफर देम। दूसरा, अगर आप मेंस के लिए अगर साइंस एंड टेक जनरली देखो, यू कैन इजीली प्रिडिक्ट कि कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। जैसे 2022 में जेम्स वेब आया था, एवरीवन, कोई भी प्रिडिक्ट कर पा रहा था उसको। इस बार चंद्रयान आना ही आना था, तो कोई प्रिडिक्ट कर पा रहा था उसको। सो इतना मेंस में इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। जो डिफिकल्टी हमें आती है वो जनरली प्रीलिम्स में आती है। तो प्रीलिम्स के लिए आई थिंक बेसिक्स अगर आप कहीं से कर लो, तो PMFIS आई थिंक इज़ अ वेरी गुड सोर्स, तो यू कैन रेफर दैट। सो उससे पहले आई हैव लेफ्ट वन थिंग, कि नोट्स आपको कब बनाने चाहिए, ये भी एक क्वेश्चन है। तो नोट्स जनरली फर्स्ट रीडिंग में नहीं बनाने चाहिए बिल्कुल भी, सेकंड रीडिंग में भी नहीं बनाने चाहिए। आई थिंक आप जब थर्ड टाइम किसी चीज़ को रीड कर रहे हो तो नोट्स आपको तब बनाने चाहिए। फर्स्ट रीडिंग में आपको सिर्फ ये क्लियर होना चाहिए कि बहुत एक ब्रॉड पिक्चर मिल जाए आपको कि ये चीज़ क्या कह रही है। ठीक है, जनरली एक जो स्टोरी होती है आपको वो क्लियर होनी चाहिए। सेकंड रीडिंग में आपको बुक पे हाईलाइट करना चाहिए कि बुक पे क्या मेन चीज़ है। थर्ड रीडिंग में आपको नोट्स बनाने चाहिए। फर्स्ट और सेकंड रीडिंग में नोट्स बनाने का बिलीव में कुछ फ़ायदा नहीं होता है। दूसरा, आंसर राइटिंग कब से प्रैक्टिस करनी चाहिए। आपको अगर आंसर राइटिंग सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए करनी है, तो अपनी स्पीड इम्प्रूवमेंट करने के लिए करनी है, तो आप अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका टॉपिक खत्म होता है तो आप आंसर राइटिंग उसकी कर सकते हो, उन पर्टिकुलर क्वेश्चन की। बट जनरली यूपीएससी में क्या है कि बहुत ही मल्टी पर्सपेक्टिव आंसर्स हमें लिखने होते हैं, और बहुत ही मल्टी, आप देखेंगे GS1, GS2, GS3 बहुत जगह कंबाइंड होके भी हमें आंसर लिखने पड़ रहे हैं। तो उस तरीके का एक अगर आंसर हमें लिखना है, तो उसके लिए हमें हमारा पूरा सिलेबस पहले ख़त्म होना पड़ेगा। जनरली जैसे अगर आप लोग अगले अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं 2025, तो ये सिलेबस आपका दिसंबर जनवरी में ख़त्म होता है। उसके बाद आपको प्रीलिम्स के लिए लगना पड़ेगा। तो आई वुड एडवाइस कि जनरली वो 3 महीने जो होते हैं वो मोर देन इनफ होते हैं आंसर राइटिंग के लिए। बट स्टिल अगर किसी की जैसे थोड़ी और प्रॉब्लम है, किसी को मतलब बिल्कुल लिखा नहीं जाता है, हैंड राइटिंग थोड़ी बुरी है, एक्सप्रेशन वर्ड्स चूज़ करने में थोड़ी दिक्कत है, तो वो लोग कर सकते हैं। उसके अलावा आप लोग क्या प्रैक्टिस कर सकते हो, इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर एक कोई टॉपिक खत्म होता है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो आप हर कोई कर सकता है उसके। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है तो कंटिन्यूअस प्रोसेस, बट ऐसा नहीं है कि वो एंड में नहीं हो सकती। एंड में भी आप कर सकते हो आंसर राइटिंग। 3 मंथ्स अगर आपका ऑप्शनल, एक ऑप्शनल, व्हाट इज योर ऑप्शनल, इकोनॉमिक्स, तो आई थिंक मैनेजेबल है। अगर ऑप्शन आपका ऑप्शनल सिर्फ मैथ्स नहीं है जो, या फिर और ज़्यादा कोई टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं है, तो उस केस में हम लोगों को थोड़ा कम टाइम मिलता है। बट अगर ह्यूमैनिटीज़ ऑप्शनल है, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है, तो आपका 3 महीने बहुत मोर देन इनफ है, उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बट स्टिल राइटिंग थोड़ा कंटिन्यूअस होना चाहिए। ऑप्शनल रीडिंग
जब अभी से शुरू कर देना चाहिए एकदम कंटिन्यूअस। आप अगर जैसे जीएस की कोचिंग कर रहे हैं तो अगर नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सो नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो साइड बाय साइड ऑप्शनल के लिए आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। देखो ऑप्शनल तुम्हारा पता है ऐसा होना चाहिए कि जैसे आप जीएस पढ़ रहे हो, पूरे दिन जीएस पढ़ रहे हो आप, तो एक टाइम के बाद थोड़ी बोरियत आने लगती है कि सेम चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ऑप्शनल इतना अच्छा लगना चाहिए आपको कि एक आप उसको बहुत रिलैक्स्ड माइंड से पढ़ो। बिलीव मी, मेरा ऑप्शनल सोशोलॉजी था। मेरे को स्कूल में बिल्कुल पसंद नहीं था, कोई भी ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट पसंद नहीं था। हिस्ट्री में लिटरली मैं रट रट के पास होता था, कुछ समझ नहीं आता था मेरे को, ठीक है। लेकिन अब जब इंटरेस्ट लेना शुरू किया तो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आया है इस ऑप्शनल में, इतनी ज़्यादा चीज़ें आप रिलेट कर सकते हो रियल लाइफ से, तो वो बहुत हेल्प करता है। तो जितना जल्दी हो सके अपना ऑप्शनल शुरू कर देना चाहिए हमें। टाइम में डिवाइड करो, जीएस इतने से इतने टाइम पे पढ़ना है, और रात को जैसे अगर आपको टाइम मिल रहा है तो 1 घंटा 2 घंटा आपको ऑप्शनल पढ़ना है। तो ऑप्शनल के लिए आई थिंक वेट तो बहुत मत करो, क्योंकि आपको मैं अगर एक डेडलाइन दूँ तो दिसंबर इज़ योर डेडलाइन। आपके सारी कोचिंग के नोट्स हो जाने चाहिए, प्लस ऑप्शनल के नोट्स बन जाने चाहिए आपके दिसंबर तक, क्योंकि फिर जनवरी टू मार्च आपको एक रिवीजन हो जाना चाहिए आपके ऑप्शनल का और एक जीएस का भी, क्योंकि मार्च के बाद यू हैव टू स्टार्ट फॉर प्रीलिम्स, तो उस टाइम पे कुछ टाइम नहीं मिलेगा। तो नोट्स बन जाने चाहिए सब चीज़ के दिसंबर तक। तो आप एक डेडलाइन लेके चलिए कि दिसंबर तक यू हैव टू मेक ऑल द नोट्स। तो अगर अभी शुरू करोगे तो 3 महीने तो कोचिंग में लगेंगे ऑप्शनल की भी, है ना। प्रीलिम्स एंड मेंस ये थोड़ा इंडिविजुअल पे भी डिपेंड करता है ना, बट एक अगर मैं नंबर बताऊं तो एक कंप्लीट टेस्ट सीरीज आपको किसी भी कोचिंग की लेनी चाहिए, जिसमें एटलीस्ट 2 आइटरेशन ऑफ फुल लेंथ टेस्ट होने चाहिए। जैसे जीएस 1 2 3 4 आपको 2 बार देने चाहिए, जनरली मैंने भी दिए थे, बट उसके अलावा भी मैंने अभ्यास दिया था। अभ्यास में और 4 टेस्ट आ जाते हैं, तो 3 आइटरेशन हो गई। प्लस मेरा ऑप्शनल भी सोशोलॉजी था, तो उसमें आई थिंक जीएस जैसे ही होता है उसमें मैनेज करना भी, तो 2 आइटरेशन और मान लो, तो आई थिंक 5 आइटरेशन तो आपको देनी चाहिए हर एक टेस्ट की। वन शुड बी आपका जो अभ्यास जैसा होता है, या फिर जो सिमुलेटर टेस्ट होता है एंड में, जिसमें आपको मतलब पूरा 3 दिन टेस्ट देने पड़ते हैं, है ना, 5 टेस्ट ऑल 3 days, तो वो हमें देना चाहिए। तो 5 आइटरेशन मिनिमम। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।